कंपनी का जो कंसेप्ट है वो कंपनीज एक्ट 1956 जो एक्ट था पुराने वाला, उसमें स्मॉल कंपनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। उसमें स्मॉल कंपनी नाम की कोई चीज नहीं थी। जब कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने किया, तब इन्होंने स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 इन्होंने ये डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी। जो इनिशियल डेफिनेशन थी स्मॉल कंपनी की, वो उसमें दो सीलिंग हमें स्मॉल कंपनी के लिए चेक करनी होती है। एक तो पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी और एक टर्नओवर। पेड अप कैपिटल में यहाँ सिर्फ कैपिटल का मायने कैपिटल से है, रिजर्व एंड सरप्लस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो इनिशियल डेफिनेशन थी विच वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, वो डेफिनेशन थी आपकी कंपनी की कैपिटल 50 लाख रुपए और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी आप पूरी करते हैं तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। और फर्स्ट अमेंडमेंट जो इस सेक्शन में हुआ वो फरवरी 2015 में किया गवर्नमेंट ने। और वो चेंज ये किया कि जो वर्ड था पहले कि 50 लाख कैपिटल और 2 करोड़ टर्नओवर, उसको किया 50 लाख कैपिटल एंड 2 करोड़ टर्नओवर। यानी कि दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। अगर आप वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो यू विल बी कवर्ड अंडर स्मॉल कंपनी, अदरवाइज आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। तो जो 2015 में अमेंडमेंट आया, उसके बाद डेफिनेशन ये रही कि एनी कंपनी वो कैपिटल इज लेस देन 50 लाख एंड वो टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, तो वो कंपनी स्मॉल की डेफिनेशन में रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ जो टर्नओवर की डेफिनेशन थी, यहाँ टर्नओवर की डेफिनेशन ये थी कि एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो लास्ट का मतलब ये होता था कि कई लोगों को कंफ्यूजन था कि जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उस साल की टर्नओवर देखनी है, या मिड ऑफ द ईयर मान लीजिए कोई आपका बीच में कोई आप इंटरिम फाइनेंशियल बना रहे हैं तो आपको उससे पहले किसकी देखनी है। तो गवर्नमेंट ने 2018 में एक अमेंडमेंट और किया और इस चीज को क्लैरिफाई करके इन्होंने डिफाइन किया कि टर्नओवर एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि आप जब देखेंगे तो आपके उससे पहले जो लास्ट ऑडिट हुआ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव टू चेक, उसकी टर्नओवर आपको चेक करनी है। इसमें जो मेन इन्होंने क्राइटेरिया में जो नंबर चेंज किए वो चेंज किए 1 अप्रैल 2021 से। और जो 50 लाख की कैपिटल की लिमिट थी उसको एनहेंस करके कर दिया 2 करोड़ और टर्नओवर को कर दिया 20 करोड़। यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टर्नओवर थी कि अगर आपकी कैपिटल 2 करोड़ रुपए एंड टर्नओवर आपकी 20 करोड़ रुपए से कम है तो यू विल बी कवर्ड अंडर स्मॉल कंपनी। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन में जो बड़ा मेजर चेंज इन्होंने किया, जो मैं अभी कह रहा था कि 98% कंपनी स्मॉल की डेफिनेशन में आ रही है, वो इस चेंज के बाद आ रही है। इन्होंने लास्ट चेंज किया स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2022। और इन्होंने लिमिट कर दी, कैपिटल की लिमिट कर दी 2 करोड़ से बढ़ा के 4 करोड़ रुपए और टर्नओवर की लिमिट कर दी 40 करोड़ रुपए। एज ऑफ नाउ जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि अगर आपकी कैपिटल 4 करोड़ रुपए तक है और आपकी टर्नओवर प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 40 करोड़ रुपए तक है तो आपकी कंपनी स्मॉल की डेफिनेशन में फॉल करेगी। फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि जयपुर में जिस तरह की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्मॉल स्टेशन पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी 97 to 98% कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है। और गवर्नमेंट का इंटेंट बड़ा क्लियर है, वो स्मॉल कंपनीज को उन्होंने बहुत बेनिफिट दिए हैं। और जितना मिनिस्ट्री के लोग, मिनिस्ट्री का एटीट्यूड है वो ये आ रहा है कि स्मॉल कंपनी वालों को हमें परेशान नहीं करना और अदर देन स्मॉल कंपनियों को छोड़ना नहीं है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड स्मॉल को लेके थोड़ा लिबरल है। फ्रेंड्स, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन है, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी होगी। अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो दैट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर स्मॉल कंपनी। आपकी कोई कंपनी किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी है या आपकी कंपनी किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो आप सेक्शन 8 से इसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, जो पहले पुराने एक्ट में सेक्शन 25 कंपनी होती थी, वो कंपनी स्मॉल की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। और ऐसी कोई कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही हो, लाइक आपकी एनबीएफसी, इस टाइप की कोई कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मेन बात ये आती है कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन तो सब लोगों को पता है कि 15 सितंबर 22 से डेफिनेशन चेंज होगी एंड नाउ डेफिनेशन इज 440 करोड़। बट बात यह है कि आपको ये चेक कब करना है, आपको स्टेटस जो चेक करना है स्मॉल कंपनी का, वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, आपको किस टाइम पे चीज चेक करनी है
कि आपकी कंपनी स्मॉल है कि नहीं है। फ्रेंड्स, इसके मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। मान लीजिए मार्च 23 का ऑडिट फाइनल कर रहे हैं, मार्च 23 का ऑडिट फाइनल कर रहे हैं, तो पहला एग्जांपल में मैं ये लेता हूँ कि मेरी पेड अप शेयर कैपिटल एज ए 22 वो है 2 करोड़ रुपए, और एज ए 23 है 3.5 करोड़ रुपीज, और मेरी टर्नओवर 22 की है 25 करोड़ रुपए, और मार्च 23 की टर्नओवर है 45 करोड़ रुपए, और मेरे को इसका बैलेंस शीट साइन करना है। अब मैं उसके 23 की ऑडिट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये कंपनी स्मॉल होगी कि नहीं होगी? फ्रेंड्स, ये कंपनी स्मॉल की डेफिनेशन में फॉल करेगी, ये कंपनी स्मॉल की डेफिनेशन में फॉल करेगी। उसका लॉजिक ये है कि आपको चेक कब करना है, जिस जो आपकी इवेंट डेट है, तो 31 मार्च 23 का जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो इवेंट डेट इज 31 मार्च 23, तो 23 को आप चेक करें कि आपकी कैपिटल कितनी है, तो उस दिन मेरी कैपिटल है 3.5 करोड़, और टर्नओवर मेरे को चेक करनी है लास्ट ईयर की, मार्च 22 की, तो 22 को मेरा टर्नओवर था 25 करोड़, तो मेरा टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है और मेरी कैपिटल भी 4 करोड़ रुपए से कम है, इसलिए मैं स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करूंगा। फ्रेंड्स, जब ये 15 सितंबर 22 को जब अमेंडमेंट हुआ, तब हम लोग इफेक्टिवली मार्च 22 की बैलेंस शीट साइन कर रहे थे, क्योंकि यही टाइम होता है बैक डेट में यूडीएन जनरेट हो रहे थे, या लोग शॉर्टर नोटिस पे एजीएम कर रहे थे 30 सितंबर 22 के हिसाब से। तब बहुत लोगों के फोन आए कि साहब अब तो ये सेक्शन अमेंड हो गया, लिमिट बढ़ गई, तो हम तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आ रहे हैं, तो हमें कारो नहीं लगानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, आपको ये चेक करना है किस दिन आप कोई काम कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी 31 मार्च 23 के हिसाब से स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आती है, और जैसे फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, मार्च 23 की बैलेंस शीट के लिए कंपनी स्मॉल थी, और इसी कंपनी का मैं आज एज ऑन टुडे 16 सितंबर 23 को कोई फॉर्म मेरे को आरओसी में फाइल करना है, तो मेरी ये कंपनी अब स्मॉल की डेफिनेशन से बाहर है। अब मेरी ये कंपनी स्मॉल की डेफिनेशन से बाहर है, क्योंकि अब मैं मार्च 23 का टर्नओवर देखूंगा, और वो टर्नओवर मेरा 45 करोड़ हो गया, तो चूंकि वो टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो नाउ माई कंपनी इज आउट ऑफ दिस डेफिनेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेफिनेशन का क्राइटेरिया चेकअप करना है। फ्रेंड्स, ये स्मॉल कंपनी को कुछ एडवांटेजेस हैं, जल्दी जल्दी स्लाइड्स को मैं कवर करता हूँ, बाद में जो मेन फाइलिंग के पॉइंट्स है उन पे मैं कवर करूंगा उनको। स्मॉल कंपनी के केस में कारो एप्लीकेबल नहीं है। कारो को लेके कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कारो में 4-5 कंडीशन दे रखी है, उसमें एक कंडीशन है कि स्मॉल कंपनी पे कारो नहीं लगता, पर उसके बाद एक नीचे की कंडीशन है जहाँ ये लिखा हुआ है, वहां ये लिखा हुआ है कि आपको ये कैपिटल देखना है, आपका कैपिटल और रिजर्व मिला के 1 करोड़ से कम है, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में इसमें कारो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड है तो आप पे कारो नहीं लगेगा, आपको बाद के कंडीशंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और ये बाद की जो कंडीशन है पहले रेलेवेंट हुआ करती थी जब हमारी डेफिनेशन 50 लाख और 2 करोड़ थी। नाउ डेफिनेशन में कैपिटल 4 करोड़ है और टर्नओवर 40 करोड़ है, तो वो सेक्शन, वो प्रोविजन आपके ऑटोमेटिक इररिलेवेंट हो गई। आपको स्मॉल कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जितने भी फॉर्म्स आरओसी में फाइल करेंगे उन पे प्रोफेशनल के सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1-2 फॉर्म है, जैसे फर्स्ट इनिशियल फॉर्म होता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, उस पर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, जो अभी हम कर रहे हैं, उसमें एमजीटी 7 फॉर्म फाइल नहीं करके एमजीटी 7A फॉर्म फाइल करना है। आपको जो बोर्ड रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एब्रिविएटेड बोर्ड रिपोर्ट का परफॉर्मा दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मर्जर के लिए जाते हैं तो आपको फास्ट ट्रैक मर्जर स्मॉल कंपनी में अलाउड है। फास्ट ट्रैक में आपको मर्जर के लिए एनसीएलटी मूव नहीं करना, आपका मर्जर डीमर्जर का काम आरडी ऑफिस में ही हो जाएगा। आप पे जितनी भी पेनल्टीज हैं, फाइन नहीं, पेनल्टीज जो भी हैं, वो स्मॉल कंपनी के केस में 50% की लिमिट है, और उसमें भी एक कैप है कि आपसे इससे ज्यादा आप पे पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। फ्रेंड्स, पेनल्टी की आरओसी में 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है लेट फी। लेट फीस होती है, आपने कोई भी फॉर्म ड्यू डेट पे फाइल नहीं करा और आपने उसको लेट फाइल करा, उस पे आप पे एडिशनल फीस लग रही है, लेट फी। उसमें से कंपनी स्मॉल हो, अदर देन स्मॉल हो, सब पे आपके लेट फी लगेगी।
आपका पेनल प्रोविजन जो है, पेनल्टी आरओसी खुद इम्पोज करता है एडजुडिकेशन के केस में। अगर आपकी कंपनी स्मॉल है तो आप पे लेसर पेनल्टी इम्पोज होगी, और फाइन आप पे इम्पोज होता है जब आपका मैटर कोई कोर्ट में चला जाता है या आपका मैटर कोई रीजनल डायरेक्टर के यहाँ चला जाता है। उस केस में आप पर फाइन इम्पोज होगा। फाइन के केस में भी आपको स्मॉल कंपनी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ पेनल्टीज में आप पे बेनिफिट है आप पे। ये कुछ एग्जेम्पशन है स्मॉल कंपनी को, ये सर्टेन टू सब्जेक्ट कंडीशन है। आपको पहला एग्जेम्पशन है कि आप पे आईएफसीआर एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट, जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है। आपको नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग जो कंडक्ट करनी है, रूटीन में आपको मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी है। स्मॉल कंपनी के केस में आप 2 बोर्ड मीटिंग भी कर लेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, इस सेक्शन की कंप्लाइंस मान ली जाएगी। आपको 2 मीटिंग कैसे करनी है, आपको हाफ ईयरली 2 मीटिंग करनी है, और 2 मीटिंग के बीच में जो गैप होगा वो 90 डेज से कम का नहीं हो सकता। आप कल को ये कहेंगे साहब एक मीटिंग हम 30 जून को कंडक्ट कर लें और एक मीटिंग 1 जुलाई को कंडक्ट कर लें, तो वो आपका काम नहीं होगा। आपको इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट में जो आपने केएमपी को रेम्युनरेशन दिया है वो आपको रिपोर्ट नहीं करना है। पर ये तीनों एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगी जब आपने अपना 137 में एनुअल रिटर्न, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 92 में एनुअल रिटर्न अपना टाइम पे फाइल कर रखा है। अगर आपने कोई चीज टाइम पे फाइल नहीं कर रखी तो ऑटोमेटिकली आप इस एग्जेम्पशन से बाहर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ उस प्रोसेस की जो राइट नाउ चल रहा है, हमें अक्टूबर नवंबर में जो कंप्लाइंसेस करनी है उनकी हम बात करेंगे अब। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करता हूँ ईयर एंड से और आरओसी फाइलिंग के बीच में स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सर सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपका 31 मार्च खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके बाद थ्योरेटिकल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ ये कि मैनेजमेंट को अपनी बुक्स फाइनल करनी होती है और उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करने होते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करके अपनी बुक्स हैंड ओवर करते हैं ऑडिटर को, और ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स देते हैं ऑडिटर को। ऑडिटर उस बुक्स और ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स पे अपनी ऑडिट करता है, और उन ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स पे अपने कोई कमेंट है तो वो अपने कमेंट मार्क करता है। जब ये सारा काम होता है तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं बोर्ड के पास, जिनको बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया जाता है। उसके बाद ऑडिटर के पास वापस आते हैं, ऑडिटर अपने साइन करता है। ऑडिटेड बैलेंस शीट पे जब ऑडिटर के साइन हो जाते हैं उसके बाद फिर आपका नोटिस ऑफ एजीएम ड्राफ्ट होता है और आपकी एजीएम कॉल की कार्रवाई होती है। ड्यू डेट पे आपकी एजीएम कंडक्ट होती है। जैसे ही आपका एजीएम कंडक्ट हुआ, मान लीजिए 30 सितंबर को आपका एजीएम कंडक्ट हुआ, तो आपको उससे रिलेवेंट फॉर्म आरओसी में फाइल करने होते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपसे डिस्कस किया थ्योरेटिकल पार्ट, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हमारा क्लाइंट हमारे पास पहले का डाटा लेके आता है पेन ड्राइव में, कहता है साहब ये डाटा पकड़ो और ऊपर से लेके नीचे तक के सारे काम अब आप ही करो। बैलेंस शीट भी आप ही बनाओ, बुक्स में जो एंट्री आइटम है वो भी आप कराओ, ऑडिट भी आप करो, और आप आरओसी में फॉर्म भी फाइल आप ही कराओ। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, चूंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पार्ट पे है कि बैलेंस शीट ड्रॉ भी हमें करनी है, नोट्स टू अकाउंट भी हमें ही बनाने हैं, और बोर्ड रिपोर्ट भी हमें बनानी है, सारे काम हमें करने हैं। तो विक्रम जी, पीपीटी शेयर नहीं हो रही है। विक्रम जी, सर आप सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। शायद लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, अभी नहीं रहे। Sir, we are trying to connect again. I'm Jitendra Mathur on behalf of Vikram Sarabji.
रतन जी फोन कर लो। हाँ फोन लगाया सर उनको। फोन भी पिकअप नहीं कर रहे ना। आगे। हेलो। हाँ सर आ जाइए आ जाइए। आ गए सर, वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये बात करते हैं हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेंस में। तो फ्रेंड्स, चूंकि सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ही बनाने हैं और हमें ही तैयार करने हैं, तो हमारी एक ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारी चीजें केयरफुली चेक कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा एक सजेशन रहता है आप लोगों को, जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनको इस ड्राफ्टिंग और एजीएम का नोटिस, बोर्ड रिपोर्ट जो बनानी है, इसके लिए या तो वो अपने ऑफिस में इन हाउस सीएस अपॉइंट कर लें, या फिर वो ये सारा काम आउटसोर्स कर दें, ताकि गलती की चांसेस आपके एकदम कम हो जाएं। फ्रेंड्स, बात करते हैं, शुरू करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग से, कि हमें एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस ड्रॉ करना है, उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे हमें नोटिस ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, जब नोटिस ड्रॉ करो तो इन चीजों का ध्यान रखें हम लोग। नंबर ऑफ एजीएम, आपकी कौन सी एजीएम हो रही है, ये 16, 15, 14, तो आपको ये नंबर डालना है। आपको डे मेंशन करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाटएवर। आपकी एनुअल जनरल मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है, एक्सेप्ट आपका नेशनल हॉलीडे। आप जिस दिन मीटिंग करना चाह रहे हैं उस दिन नेशनल हॉलीडे ना हो, आप संडे को भी एजीएम होल्ड कर सकते हैं, आपको कोई एज पर लॉ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको डेट मेंशन करनी है कि एजीएम ऑफ दिस कंपनी विल बी हेल्ड ऑन 30th डे ऑफ सितंबर, ट्यूसडे, व्हाटएवर डे। आपको डेट मेंशन करना जरूरी है। आपको टाइम मेंशन करना जरूरी है कि आपकी एजीएम किस टाइम पे होगी। आपका जो एजीएम का टाइम हो सकता है वो आपका ऑफिशियल आवर होगा, दैट कैन बी अप टू 9 AM to 6 PM। आप 9 बजे से पहले भी एजीएम नहीं कर सकते, और 6 बजे बाद भी आप एजीएम का टाइम सेट नहीं कर सकते। आपको एजीएम कहाँ कर सकते हैं? आप एजीएम आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में कर सकते हैं, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। आप वहां कर सकते हैं, उस सिटी में कर सकते हैं जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर के मालवीय नगर के एड्रेस पे है, तो आप जयपुर में कहीं भी एजीएम अपनी कंडक्ट कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, जिन कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्मॉल कंपनी की, वो सारी डेफिनेशन में कवर होती है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने चेंज किया विद इफेक्ट फ्रॉम 30th जून 2018, कि अगर आपको इंडिया में और किसी प्लेस पे एजीएम करनी है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा, तो आप कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको राइटिंग में प्री अप्रूवल दे दें, प्री कंसेंट दे दें कि आप ये मीटिंग जयपुर की बजाय अजमेर कर लें, अलवर कर लें, दिल्ली कर लें। अगर सारे आपके मेंबर्स आपको कंसेंट दे रहे हैं, प्रायर अप्रूवल दे रहे हैं आपको इस चीज की, तो आपकी एजीएम पूरी हिंदुस्तान में आप कहीं भी होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एजीएम का जब हम नोटिस ड्रॉ करते हैं तो हमें एजेंडा आइटम्स देने होते हैं। एजेंडा आइटम में, एजेंडा को मिनिस्ट्री ने दो पार्ट में डिवाइड किया है कंपनीज एक्ट में। एक आपका है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक आपका है स्पेशल बिजनेस। तो जनरली हमारे काम ऑर्डिनरी बिजनेस में कवर होते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी बिजनेस में गवर्नमेंट ने 4 काम डिफाइन किए हुए हैं। आपका वो 4 काम है, आपको एक तो अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स करना है, ऑडिटेड अकाउंट्स को अप्रूव करना है। आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है अगर आपकी कंपनी को कुछ करना है तो। आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और कन्वर्सेशन फिक्स कर सकते हैं। और आप डायरेक्टर्स जो आपके रिटायर बाय रोटेशन हो रहे हैं उनको आप रीअपॉइंट कर सकते हैं। इन 4 काम के अलावा कोई भी ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैंने जनरली नोट किया कि हम लोगों के यहाँ जो नोटिस, एजीएम के जो नोटिस हम ड्राफ्ट करते हैं, हम करते हैं नंबर 1 अप्रूवल ऑफ अकाउंट, नंबर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। डिविडेंड इन कंपनियों में बहुत कम होता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है। रिटायर बाय रोटेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, ये लिमिटेड कंपनियों पे होता है, तो ये आपका यहाँ आता नहीं है। फिर हम तीसरा आइटम लिखते हैं एनी अदर आइटम विद द परमिशन ऑफ चेयर। अगर हमने एनी अदर आइटम विद द परमिशन ऑफ चेयर लिखा, तो आप ध्यान नोट करें कि आपको एनी अदर आइटम ऑर्डिनरी बिजनेस में परमिसेबल नहीं है। आप जो एनी अदर आइटम अगर कहीं आप मेंशन कर रहे हैं तो वो हम गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एनी अदर आइटम हमें मेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। इन चारों काम के अलावा आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपका स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। स्पेशल बिजनेस में आपके जनरली क्या होता है
कि आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी डायरेक्टर को एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया और अब आप उसके अपॉइंटमेंट को रेगुलराइजेशन कर रहे हैं उसका, तो दैट विल बी योर स्पेशल बिजनेस। कई लोग अपनी ऑथराइज कैपिटल एजीएम इंक्रीज करते हैं, दैट विल बी अगेन अ स्पेशल बिजनेस। तो इन ऊपर वाले 4 काम के अलावा जो भी काम करेंगे दैट विल बी क्लासिफाइड एज स्पेशल बिजनेस। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नोटिस का नोट्स बनते हैं और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस, उसमें हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी बिजनेस जो आपके चारों हैं उसमें आपको कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई स्पेशल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट है। आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, उसमें कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड नहीं है, आप वो काम क्यों कर रहे हैं। अभी 2019 में एक अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट में कि अगर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको स्पेशल बिजनेस के केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट हो कि कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में ना लिखा हो कि आपको उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। फ्रेंड्स, ये रूट मैप आपको नोटिस का पार्ट होता है, ये भी जनरली नोट किया हमने, ये भी एक नॉन कंप्लाइंस हम लोगों से रह जाती है। जैसे हम लोगों के चार्टेड अकाउंटेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही कंपनीज एक्ट सीएस इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सीएस इंस्टीट्यूट ने 4 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एसएस जिनको हम बोलते हैं इश्यू कर रखे हैं। नंबर 1 है आपका रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग, नंबर 2 है रिलेटेड टू जनरल मीटिंग जिसमें एजीएम और ईजीएम कवर्ड है, नंबर 3 है रिलेटेड टू डिविडेंड और नंबर 4 है आपका रिलेटेड टू बोर्ड रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 और 2 जो आपके एसएस हैं वो दोनों मैंडेटरी हैं, रिकमेंडेटरी नहीं है, और जो 3 और 4 हैं वो आपके रिकमेंडेटरी हैं। तो 1 और 2 हमें फॉलो करने हमारे लिए मैंडेटरी हैं। अगर 1 और 2 हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नॉन कंप्लाइंस होगा, और वो नॉन कंप्लाइंस हमारा सेक्शन है 118, तो सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसमें वो नॉन कंप्लाइंस हमारा फॉल करेगा। तो फ्रेंड्स, जो एजीएम का हमने नोटिस दिया उसमें हमें रूट मैप देना है कि हमारा जो वेन्यू है मीटिंग का उसका रूट मैप क्या है। वो रूट मैप हमें बाई वर्च्यू ऑफ एसएस 2 देना है। कंपनीज एक्ट में उसका प्रोविजन नहीं है, but by virtue of SS2 we are required to provide this map। और ये मैप का भी मैंने जनरली नोट किया कि कुछ लोग ये मैप भी नहीं दे रहे, तो ये भी हमारा नॉन कंप्लाइंस है। तो हम ये ध्यान रखें कि इस मैप का हम जरूर से ड्रॉ करके गूगल से हमें डाउनलोड करना है और वो उसको यहाँ पेस्ट कर देना है, प्रॉक्सी फॉर्म अटैच करना है, अटेंडेंस शीट अटैच आपको करनी है। फ्रेंड्स, एजीएम का नोटिस ड्राफ्ट करते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखें कि आपकी अगर रेगुलर कंपनी है तो आपका जो 31 मार्च को ईयर खत्म हुआ तो आपकी उसकी एग्जाम 30 सितंबर तक हो सकती है। प्लस आपने अगर कोई गवर्नमेंट ने आपको कोई एक्सटेंशन दिया, आपने आरओसी से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, या 2 साल पहले जैसे कोविड में जनरल एक्सटेंशन आया, तो आप एक्सटेंडेड टाइम में होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, तो आप अपनी एजीएम 31 दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ आई कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो नॉन वर्किंग कंपनीज है उनका एजीएम जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक मान लीजिए आपने अप्रैल मई में ऑडिट करके और मई में एजीएम कर दिया फर्स्ट ईयर में, और अगले साल में पता लगा आप उसका ऑडिट टाइम पे नहीं कर पाए और आपको एजीएम सितंबर में करना पड़ा, और उन दोनों एजीएम में गैप आपका 15 मंथ से ज्यादा का हो गया। तो फ्रेंड्स, नोट करें उस केस के वॉयलेशन में सिस्टम उन चीजों को नोट कर रहा है। कंप्यूटर में गवर्नमेंट ने फिल्टर लगा रखे हैं वेबसाइट में, इसके प्रोसेसिंग सेंटर में, कि वो अपने आप ऑटोमेटिक उस डिफरेंस को जनरेट करता है, नोट करता है, और आपको सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ जाएगा। जयपुर में से खूब नोटिस आए जहां आपका गैप 15 मंथ से ज्यादा का हो गया। तो आप ये नोटिस ड्रॉ करते हो बहुत केयरफुली देख लें कि कोई पिछली एजीएम से हमारे इस एजीएम में गैप 15 मंथ से ज्यादा का तो नहीं हो रहा। आपको एजीएम के जो नोटिस इश्यू करने हैं उसमें आपको टाइम देना है, क्लियर नोटिस जो बोलते हैं, जो टाइम आपने नोटिस इश्यू किया और जो डेट पे आपकी एजीएम है, उन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्लियर 21 डेज का नोटिस में आपको गैप होना जरूरी है। 21 डेज का मायने ये कि अगर आपने जिस दिन नोटिस इश्यू किया वो डेट आप एक्सक्लूड करेंगे, और जिस दिन आपकी एजीएम है वो डेट भी आप एक्सक्लूड करेंगे। और अगर आप कोई नोटिस दे रहे हैं थ्रू स्पीड पोस्ट या कुरियर, तो आपको 2 दिन एडिशनल जोड़ने हैं। तो आप अगर बाई पोस्ट नोटिस सर्व कर रहे हैं तो आपको इफेक्टिव 25 दिन लेने हैं। अगर आप बाई पोस्ट नहीं लेके वैसे दे रहे हैं तो आपको इफेक्टिव 23 दिन लेने हैं। तो यहाँ भी हम कई बार क्या करते हैं, 21 दिन डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस और एजीएम को उसमें काउंट कर लेते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो दैट विल बी अगेन अ वायलेशन ऑफ द लॉ। अगर आपका सेक्शन 8 का कंपनी है तो आपको ये 21 दिन का गैप, वहां आपको 14 डेज का आप मिनिमम नोटिस दे सकते हैं। ये चेंज 2015 में गवर्नमेंट ने दे दिया था। सेक्शन 8 के केस में टाइम आपका जो मिनिमम 14 डेज का है। अब बात आती है
प्रैक्टिकली अभी क्या हो रहा है, यूडीएन के चलते कुछ हमारी ऑडिट रिपोर्ट सितंबर फर्स्ट वीक में साइन नहीं हो पाती, क्योंकि हमें यूडीएन जनरेट करना होता है, यूडीएन हम जनरेट नहीं कर पा रहे। तो उस केस में हम लोग एजीएम कंडक्ट कर रहे हैं शॉर्टर नोटिस पे। तो फ्रेंड्स, जब हम शॉर्टर नोटिस पे आपकी एजीएम कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपको 95% मेंबर्स कौन से, 95% होल्डिंग नहीं, 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट। मान लीजिए आपकी कंपनी में 2 शेयर होल्डर हैं, एक के पास शेयर होल्डिंग है 99% और एक के पास है 1%, और आपको कि साहब हमने तो 99 वाले की कंसेंट ले ली कि साहब शॉर्टर नोटिस पे एजीएम कंडक्ट कर लीजिए, तो वो आपको अलाउड नहीं है। आपको 2 मेंबर हैं तो 2 मेंबर का 95% आप कीजिए, तो वो 2 आएगा राउंड फिगर में, तो आपको दोनों की कंसेंट रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको 95% मेंबर एंटाइटल टू वोट आपको शॉर्टर नोटिस की कंसेंट दे रहे हैं, आपको प्रायर अप्रूवल दे रहे हैं, तो मीटिंग कैन बी कंडक्टेड ऑन शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस में एजीएम अपने आर्टिकल्स चेक कर ले कि शॉर्टर नोटिस में कोई स्पेशल प्रोविजन वहां तो हमने नहीं दे रखा। पुराना एक्ट था, पुराने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जब थे, तो लोग वहां जनरली शॉर्टर नोटिस में भी 3 दिन का क्लोज डाल देते थे कि 3 दिन में आपको 3 दिन से कम में आप मीटिंग कॉल नहीं कर सकते। जो नया एक्ट हमारा आया 2013 और जो नई कंपनियां हम लोग जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई 3 दिन का कंसेप्ट नहीं है, उसमें आप सेम डे भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप शॉर्टर नोटिस में भी ध्यान रखें कि आर्टिकल्स आप बिल्कुल चेक कर लें कि आर्टिकल्स में आपके कोई और प्रोविजन ना हो। अभी कोविड के बाद से आपको वीडियो ऑडियो मोड में भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एजीएम करना अलाउड कर रखा है, उसके एक सर्टेन कंडीशंस हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आप एक बैकडेटेड नोटिस नहीं दे सकते, क्योंकि आपका सारा ऑनलाइन जाएगा, आपको लिंक देना है। तो वो अगर आपका ऐसा कोई प्रैक्टिकली आपको लगे तो आप इस मोड से भी एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ बोर्ड रिपोर्ट की, जो मेन है हमारे, जो हमें ड्राफ्ट करनी होती है, और जो हमारे एओसी 4 जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो बोर्ड रिपोर्ट इज पार्ट ऑफ द एओसी 4 फाइलिंग। फ्रेंड्स, बोर्ड रिपोर्ट की हम बात करें तो बोर्ड रिपोर्ट जो गवर्न है वो सेक्शन 134 से गवर्न है, 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 134 में इन्होंने सब रूल को रेफर किया हुआ है। आपका एक रूल है रूल 8 और एक रूल है रूल 8A। तो फ्रेंड्स, जो मैं अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट की बात कर रहा था, अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट में स्मॉल कंपनी के लिए इन्होंने अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट दी, विच इज गवर्न बाई आपका सेक्शन 3A, सबसेक्शन 3A और रूल 8A। और जो मेन कंपनियों की ऑडिट बोर्ड रिपोर्ट है वो सेक्शन 134 और रूल 8 से गवर्न है। इन दोनों सेक्शन में हमें दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है इन एडिशन टू दिस 134 और सब सेक्शन और सब रूल। मान लीजिए आपका डिपॉजिट्स है, तो डिपॉजिट आपका गवर्न हुआ सेक्शन 73 टू 76 और उसके रूल से। तो डिपॉजिट का रूल खुद कहता है कि आपको, अगर आपकी कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया है या ऐसे कोई ट्रांजेक्शन किए हैं जो आपके डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आते, तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। लाइक आपको रेम्युनेशन एज पर कंपनी अपॉइंटमेंट रूल्स अगर आपने कोई दिया, तो ये उस पर्टिकुलर रूल की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन इन द बोर्ड रिपोर्ट। सेक्शन 186 सब सेक्शन 4 वो ये कहता है अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपको उसकी डिटेल यहाँ बोर्ड रिपोर्ट में देनी जरूरी है। ये कुछ सब सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये भी चेक करना है कि बोर्ड रिपोर्ट बनाते वक्त हम उन सेक्शंस की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लें। SS4 है हमारा। SS4 ने में जो अभी मैंने बताया, चूंकि मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी है, पर फिर भी अच्छी प्रैक्टिस है कि उसमें कोई चीज दे रखी है और वो चीज हमें हार्म नहीं कर रही, तो हम उस चीज को भी डिस्क्लोज कर दें। फ्रेंड्स, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट हमारी 2 पैरेलल ईयर्स की बनती है, मार्च 23 एज वेल एज मार्च 22। कंपैरेटिव डाटा सारा जाता है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमारी ड्रॉ होती है। आप बोर्ड रिपोर्ट जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करना। बोर्ड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जैसे आप मार्च 23 का कर रहे हैं, तो आपको 22-23 फाइनेंशियल ईयर में जो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं वो ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करने हैं। एवरेज बोर्ड रिपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका एवरेज बोर्ड रिपोर्ट 31 जुलाई 2018 को अमेंडमेंट आया था, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये परमिशन मिली हुई है कि आप एवरेज बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको एवरेज बोर्ड रिपोर्ट बनाते वक्त किस किस चीजों का ध्यान रखना है? फ्रेंड्स, पहले हम लोग एक MCT 9 बनाते थे, MCT 9 एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट बनाते थे। वो 28 अगस्त 2020 से गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। आपको MCT 9 बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने नोटिस किया अभी भी 22 तक की भी ड्राफ्टिंग में जो पेपर्स हमारे पास आ रहे थे, उसमें लोग MCT 9 ड्रॉ कर रहे थे, MCT 9 बना के पूरा उसके साथ अटैच कर रहे थे। तो आपको MCT 9 बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। MCT 9 आपको
इसके साथ अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जनरल पॉइंट्स है जो हमें देने हैं। स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर, फाइनेंशियल समरी, वेब एड्रेस। फ्रेंड्स, वेब एड्रेस का आप ध्यान रखें कि अगर आपकी कंपनी में कोई आपकी कंपनी का ऑफिशियल वेब एड्रेस है, चाहे वो स्मॉल कंपनी है चाहे वो अदर देन स्मॉल कंपनी है, आपको अगर आपका वेब एड्रेस है तो आपको अपनी एनुअल रिटर्न वहां अपलोड करनी है और उसका वेब लिंक आपको आपकी बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड रिपोर्ट की। ये स्मॉल अदर देन स्मॉल दोनों ही केसेस में आपका एप्लीकेबल है। तो आजकल की जो नई कंपनियां बन रही है वहाँ वेब एड्रेस होते हैं सबके, वेबसाइट सब कंपनियों की बनी हुई होती है, ऑपरेशनल होती है। और ये पॉइंट लोगों से छूट जाता है कि सर वेब एड्रेस पे नए वो लिंक देते हैं, नए अपनी एनुअल रिटर्न को अपलोड करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि आपको वेब एड्रेस, अगर आपका कोई ऑपरेशनल वेबसाइट है तो आपको आपकी एनुअल रिपोर्ट में अपलोड करनी मैंडेटरी है। आपको डायरेक्टर्स और केएमपी की डिटेल देनी है, कोई चेंजेस उसमें हुए तो वो आपको डिटेल देनी है। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, आपने कितनी बोर्ड मीटिंग आपकी ड्यूरिंग द ईयर हुई है उनका आपको नंबर देना है। डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना है। डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अलावा आपको एओसी 2 फाइल करना है। ये सब आपके कोई ऑडिटर्स रिपोर्ट में कमेंट है तो उस पर आपको अपने कमेंट देने हैं बोर्ड रिपोर्ट में। जनरली ये पॉइंट भी लोगों से छूट जाता है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में कोई ना कोई क्वालिफिकेशन या एम्फेसिस मैटर होता है और उसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट बोर्ड रिपोर्ट में नहीं दे पाते, तो वो भी आप ध्यान रखें, आपको ये भी देना है। कोई ऑडिटर ने 143 सबसेक्शन 12 में कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है तो उस पर आपको कमेंट देने हैं। आपको कोई ऐसा मटेरियल चेंज जो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप टू द डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट कोई हुआ है तो वो आपको रिपोर्ट करना है। उसके अलावा ऐसा कोई ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट कोर्ट ने पास कर दिया हो या किसी ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया हो जिससे आपकी कंपनी की वर्किंग इफेक्ट हो सकती है, वो हमें रिपोर्ट करना है। आपको डिपॉजिट जो हमारी हर कंपनी में हम लोन लेते हैं फ्रॉम डायरेक्टर्स रिलेटिव और इंटर कॉर्पोरेट लोन, तो उनकी हमें डिटेल देनी है यहाँ कि आपने जो डायरेक्टर्स के रिलेटिव से जो लोन लिया हुआ है उसका टेबल यहाँ हमें देना है। जनरली ये टेबल लोग नहीं दे पा रहे। आपने डिपॉजिट ली, मान लीजिए आपने अपने मेंबर से कोई लोन लिया तो दैट इज कवर्ड अंडर डिपॉजिट, तो वो आपको डिपॉजिट का भी रिपोर्ट करना है। आपको ये सेक्सुअल हेरेसमेंट कमेटी में जो केसेस आपकी कंपनी में आए हैं उस पर भी आपको कमेंट देना है, रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, अदर देन स्मॉल कंपनी में ये सारे पॉइंट तो हमें रिपोर्ट करने ही करने हैं। उसके अलावा हमें ये कुछ एडिशनल पॉइंट रिपोर्ट करने हैं। जैसे आपका डिविडेंड अगर आपने कोई डिक्लेयर किया है वो आपको रिपोर्ट करना है, या आपने नहीं डिक्लेयर किया तो वो आपको रिपोर्ट करना है। आपकी नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी की कोई नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज हुआ, आपकी कंपनी ने कोई ऑब्जेक्ट अपना चेंज किया, वो आपको रिपोर्ट करना है। आपने कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करी, मान लीजिए आपकी एनबीएफसी कंपनी है और आप स्टैट्यूटरी कोर्ट में आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है, वो हमें रिपोर्ट करना है। ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट का पॉइंट हमें रिपोर्ट करना है कि कितने साल तक के लिए किसको अपॉइंट किया है, उनका नेक्स्ट रीअपॉइंटमेंट कब ड्यू हो रहा है। आपको सेक्रेटरियल ऑडिट अगर आप पे एप्लीकेबल है कंपनी पे तो आपको वो रिपोर्ट करना है। सेक्रेटरियल ऑडिट आपकी कंपनी में तब एप्लीकेबल होगी जब ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका लोन फ्रॉम बैंक और एनबीएफसी 100 करोड़ को क्रॉस कर ले। आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी, कोई ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट है तो आपको उनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने हैं। उसकी डिटेल आपको AOC 1 फॉर्म में या बोर्ड रिपोर्टिंग के साथ अटैच करनी है। आपको कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड कंप्लेंसेस या पूरी कमेंट करना है कि आप पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है। एप्लीकेबल है तो आपने उसकी कैसे ऑडिट कराई, ऑडिटर की डिटेल क्या है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारा आपको यहाँ देना है। फ्रेंड्स, इवन आप पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो भी आपको इस पॉइंट में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस बिकॉज ऑफ दिस। हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या हमारी कंपनी का टर्नओवर ये नहीं है, इसके कारण हम पे ये एप्लीकेबल नहीं है। डिपॉजिट की डिटेल हमें देनी है। आपको सेक्सुअल हेरेसमेंट कमेटी से रिलेटेड वहाँ स्मॉल कंपनी में आपको सिर्फ नंबर ऑफ केसेस देने थे कि कितने केसेस आपके हुए हैं। यहाँ आपको ये भी देना है कि आपने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करी है कि नहीं करी, उस पर भी आपको कमेंट देना है। आपको CSR अगर आप पे एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या सेक्शन 135 में कवर है तो वो डिटेल आपको देनी है। आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की एडुकेसी पे रिपोर्ट देनी है। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन पे आपको रिपोर्ट देनी है। इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करनी है। डिटेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो आपको रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें जो फॉरेक्स से रिलेटेड अर्निंग्स और आउटगो आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ हमें फिगर वो रिपोर्ट करनी है जो ड्यूरिंग द ईयर कैश हमारे पास आया, लिक्विड फॉर्म में जो अमाउंट आई और गई वो हमें रिपोर्ट करनी है।
सेम चीज हमसे रिपोर्ट कराता है नोट्स टू अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 रिपोर्ट कराता है, वहां हमें रिपोर्ट अक्रूवल बेसिस पे करनी होती है। वहां हमें ये देना है कि हमारा फॉरेक्स में एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। वहां हमें दोनों ईयर्स की फिगर देनी है, 31 मार्च 23 की भी रिपोर्ट करना है, 22 का भी रिपोर्ट करना है। जबकि यहाँ बोर्ड रिपोर्ट में हमें सिर्फ एक साल का रिपोर्ट करना है, और एक साल में भी एक्चुअल आउटफ्लो और इनफ्लो हमें रिपोर्ट करना है। आपकी कंपनी ने कोई 186 में कोई गारंटी दी है, कोई इन्वेस्टमेंट करा है, कोई आपने लोन्स दिए हैं, उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट नए ऐड हुए थे बोर्ड रिपोर्ट में अदर देन स्मॉल कंपनी के लास्ट ईयर से। एक पॉइंट तो था आपका आईबीसी से रिलेटेड, आपकी कंपनी के अगेंस्ट में या आपकी कंपनी ने आईबीसी से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। और दूसरा पॉइंट था वन टाइम सेटलमेंट। मान लीजिए आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और आप उस लोन को सेटल कर रहे हैं, तो उसमें वैल्यूएशन से रिलेटेड ये पॉइंट है कि आपने जब लोन लिया था तब आपका वैल्यूएशन क्या था, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन क्या था, और जब आप लोन सेटल कर रहे हैं तब आपका वैल्यूएशन क्या है। अगर वहां कोई डिफरेंस है तो आपको ये डिफरेंस यहाँ बोर्ड रिपोर्ट में ऐड करना है, रिपोर्ट करना है। ये दोनों पॉइंट मार्च 22 की बोर्ड रिपोर्ट से हम पे एप्लीकेबल हुए थे, तो ये पॉइंट भी कुछ लोगों से उनसे लेफ्ट आउट हो गए इन केस ऑफ अदर देन स्मॉल कंपनीज। तो हम ध्यान रखें ये पॉइंट भी हमसे नहीं छूटे। फ्रेंड्स, उसके अलावा एक स्टैंडर्ड मेरा सजेशन रहता है कि आप लास्ट में आप एक पॉइंट मेंशन कर दें कि साहब जो अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस थे बोर्ड रिपोर्ट में हमसे रिलेटेड, जो एप्लीकेबल प्रोविजंस थे वो या तो नील है या हम पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अब ये स्टैंडर्ड लाइन एक मैंने लैंग्वेज बनाई हुई है, या मेंशन है कि ऑल अदर एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन टू बी रिपोर्टेड इन बोर्ड रिपोर्ट आर इधर नील और नॉट एप्लीकेबल इन ऑन द कंपनी। तो उससे क्या होगा, कभी भी कोई चीज कोई पॉइंट हमसे रिपोर्ट करना रह गया तो हम आरओसी में डिफॉल्टर नहीं होंगे, हम वहां रिपोर्ट कर पाएंगे कि सब हमने पॉइंट सारे रिपोर्ट कर दिए। जो हमने स्पेसिफिकली पॉइंट रिपोर्ट नहीं करा वो पॉइंट हमारा ये है कि भाई हमने वो पॉइंट या तो हम पे एप्लीकेबल नहीं है या वो पॉइंट नील पॉइंट है। फ्रेंड्स, बोर्ड रिपोर्ट में एक मेरा सजेशन और रहता है कि सबसे पहले जब हम बोर्ड रिपोर्ट को चालू करते हैं बनाना, तो वहां हम एक स्टेटस ऑफ द कंपनी भी डाल दें कि भाई हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। इवन वो एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्ट कहीं भी नहीं कहता कि आपको स्टेटस मेंशन करना है, पर वो स्टेटस मेंशन करने का बेनिफिट क्या होता है कि बोर्ड रिपोर्ट प्रैक्टिकली हमारे ऑफिस में या तो आर्टिकल्स ड्राफ्ट करते हैं या फिर लोअर स्टाफ ड्राफ्ट करता है। तो लोअर स्टाफ को कई बार आर्टिकल्स को लोअर स्टाफ को इतना आइडिया नहीं होता कि वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आई कि नहीं आई। तो वो पॉइंट जब वहां डला हुआ रहेगा तो वो स्पेसिफिकली उस चीज को चेक कर लेंगे, और जब ड्राफ्ट हमारे पास आएगा चेक होने के लिए तो हम भी उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उस चीज को चेक कर लेंगे और गलती होने की संभावना हमसे कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वहां आप ये ध्यान रखें कि वो पॉइंट अगर आप रेफरल के लिए डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, आप पे कोई रोक नहीं है। और आप अगर एज पर लॉ स्ट्रिक्टली लॉ की बात करें तो आपको पॉइंट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, बात करते हैं आरओसी फाइलिंग की, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी। जो प्रैक्टिकली अभी काम चल रहा है, जो अक्टूबर और नवंबर में हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, उसका काम कैसे चल रहा है और हमें कैसे क्या क्या फाइलिंग करनी है, आरओसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब कब हमें फाइल करने होते हैं, उसका हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीजें डिस्कस करने से पहले कि कौन कौन से फॉर्म्स हमें कब कब फाइल करने हैं, मैं बात करूंगा अभी आरओसी का स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है। पहले क्या होता था, पुराने एक्ट में सिर्फ एक आरओसी हुआ करता था, लोकल आरओसी, जयपुर के कंटेक्स्ट में आरओसी जयपुर। और फाइलिंग का प्रोसेस ये होता था कि हम लोग मैनुअल अपना फॉर्म लेके गए, वहां जाके जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब फीस है उसकी रसीद कटवाई और रसीद उसको लगा के हमने वो कॉपी उसकी एक्नॉलेज कर ली। फ्रेंड्स, अब मैकेनिज्म सारा चेंज हो गया। गवर्नमेंट सारी चीजों को जैसे इनकम टैक्स में सेंट्रलाइज कर दिया, असेसमेंट फेसलेस कर दिए, आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग सारी सीटीसी में शिफ्ट कर दी। ठीक उसी तरह से एनसीए भी इसी तरह से चेंजेस करती जा रही है। इन्होंने पहला चेंज किया जनवरी 2016 में, और इन्होंने एक सेंटर बनाया, सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर मानेसर में सिचुएटेड है, और इस सेंटर का जो मेन काम है वो है जितनी भी कंपनी और एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है पूरे इंडिया की, वो आपकी कंपनियां यहाँ इनकॉर्पोरेट होगी। आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का काम यहाँ होगा, उसका लोकल आरओसी से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको उसके बाद आपने कोई नाम चेंज करना है कंपनी का या एलएलपी का, और आपको नया नाम रिक्वायर्ड है, तो आपको नए नाम के लिए अगेन यू हैव टू अप्लाई विद द सीआरसी। आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सीआरसी के सिस्टम में जाएगा
और सीआरसी में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं वो उस फॉर्म को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। सीआरसी में प्रैक्टिकली काम कैसा होता है वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, पर मैकेनिज्म यही है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन और नाम चेंज से रिलेटेड कोई भी काम में आपकी लोकल आरओसी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, उसके बाद इन्होंने दूसरा सेंटर बनाया, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। ये 2021 से स्टार्ट हुआ और इसका काम क्या है कि हम जितने भी फॉर्म आरओसी में फाइल करते हैं, कोई भी फॉर्म हमने आरओसी में फाइल किया ऑनलाइन सिस्टम से, उसको प्रोसेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपका फॉर्म जैसे ही सिस्टम में आपने अपलोड किया, इमीडिएटली वो फॉर्म अप्रूव हो गया एसटीपी मोड में, उसको बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस हुआ, मान लीजिए आपने फॉर्म इस साइड अपलोड किया, चलान का पेमेंट किया और उधर से मेल आया कि दिस फॉर्म हैज बीन अप्रूव्ड। उस फॉर्म को कोई भी ऑफिसर मैन्युअली चेक नहीं करता, कोई भी उसको गो थ्रू नहीं करता, वो फॉर्म सिस्टम आपको उसको अप्रूव कर देता है। और दूसरा मैकेनिज्म है जो नॉन एसटीपी फॉर्म्स हैं, वहां क्या होता है कि आपका फॉर्म आरओसी के लोकल ऑफिसर के पोर्टल पे जाता है, लोकल ऑफिसर फॉर्म को खोल के पूरा चेक करता है, उसमें कोई कमी है, उसको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको इंटीमेट करता है, रिसबमिशन रिमार्क करता है, और आप जब उसको रिसबमिट करते हैं तो उस फॉर्म को वो अप्रूव या रिजेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, जो नॉन एसटीपी डॉक्यूमेंट है वो तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कहीं ना कहीं चेक कर लिए, पर जो एसटीपी डॉक्यूमेंट है उसका कहीं भी कोई क्रॉस चेक नहीं हुआ। आपने उसमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल करी, आपने उसमें क्या अटैचमेंट लगाए, गलत लगाए, सही लगाए, वो कहीं भी आपका चेक नहीं हुआ। तो इन चीजों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने नया सेंटर स्टार्ट किया, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। और अगेन ये भी वही मानेसर, ये सेंटर भी आपका मानेसर में ही लोकेटेड है। और इस सेंटर का काम है जितने भी एसटीपी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक सैंपल बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं और उन फॉर्म्स को खोल खोल के चेक करते हैं, और उन फॉर्म में अगर कोई कमी है तो डायरेक्ट कंपनी को वो मेल करते हैं कि भैया इस फॉर्म में ये कमी है, आप उस फॉर्म को रेक्टिफाई करें, दोबारा से चीजें हमें प्रोवाइड करें। अगर वो सीएससी के लेवल पे फॉर्म रेक्टिफाई नहीं होता तो सीएससी उस फॉर्म को लोकल आरओसी को शिफ्ट कर देता है और लोकल आरओसी फिर उस फॉर्म को स्क्रूटनाइज करके अप्रूव या नॉन अप्रूव करता है। तो फ्रेंड्स, सीएससी ने भी इफेक्टिव वर्किंग स्टार्ट कर दी है और नोटिस देने स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिकली नोटिस आने लग गए हैं। यहाँ का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हम लोग रूटीन में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल करते हैं DI 12। तो फ्रेंड्स, DI 12 में डायरेक्टर दो तरह से अपॉइंट होता है, एक तो होता है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट और क्या होता है वो रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट बोर्ड मीटिंग में हो जाता है, और एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है उसका टेन्योर होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। उस अपॉइंटमेंट डेट के बाद जो भी आपकी एजीएम ड्यू हो रही है उस डेट तक आपको उसको रेगुलराइज करना जरूरी है। अगर आपने उसको रेगुलराइज नहीं किया तो उसका वो ऑटोमेटिक उस डेट को सीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं जब हम फॉर्म फिल करते हैं DI 12 तो वहां हम गलती से ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर की बजाय उसकी सेलेक्ट कर देते हैं कैटेगरी डायरेक्टर, और पेपर लगा देते हैं साथ में एडिशनल डायरेक्टर के बोर्ड मीटिंग के बोर्ड रेजुलेशन के। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के फॉर्म जब फाइल हो रहे हैं तो ये 100% गलत फॉर्म है, क्योंकि हमने डायरेक्टर एज एडिशनल किया और हमने डेजिग्नेशन से गलत फाइल कर दिया। तो ये सारे फॉर्म सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर इनके स्क्रूटनाइज जब करता है तो इन फॉर्म को वो रिजेक्ट भी कर देता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी कंपनी पे अप्लाई हो जाते हैं। मान लीजिए उस फॉर्म को गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ही आपका नल एंड वॉइड हो गया। तो हम ध्यान रखें कि अब हम जितने भी फॉर्म फाइल कर रहे हैं उनके साथ जो भी हम अटैचमेंट लगाएं दैट शुड बी लिजिबल, आपका पढ़ने में आना चाहिए, प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए और करेक्ट डॉक्यूमेंट स्कैन हो। ऐसे नहीं कि आप एक्स कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट वाई कंपनी के फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अब ये फॉर्म सारे चेक हो रहे हैं। तीसरा सेंटर बना सेंट्रल सी पेस का काम। ये सी पेस अभी स्टार्ट हुआ, मई 22 में सेंटर को इन्होंने स्टार्ट किया। अगेन ये सेंटर लोकेटेड है मानेसर में, और सेंटर का काम है जितनी भी कंपनियां स्ट्राइक ऑफ होगी, STK2 जो फॉर्म फाइल होगी ऑल ओवर इंडिया के, वो सारे फॉर्म ये सेंटर प्रोसेस करेगा। अगेन ये काम पहले लोकल आरओसी करता था, नाउ दिस वर्क हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम लोकल आरओसी एंड इज शिफ्टेड टू सी पेस यूनिट आपकी इन सब फॉर्मों को प्रोसेस करेगी, वही आपके STK2 फॉर्म को प्रोसेस करेगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी का अनाउंसमेंट बजट में एक साल पहले कर दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। सीपीसी प्रैक्टिकली भी स्टार्ट नहीं हुआ, पर पूरी एक विंग अगेन मानेसर में इनको अलॉट कर दी, एक फ्लोर पूरा अलॉट कर दिया
ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है बहुत तेजी से, और आई होप कि ये दिसंबर तक, मैक्सिमम अप टू दिसंबर ये सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो अभी जो फॉर्म मैनुअल लोकल आरओसी जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो लोकल आरओसी में नॉन एसटीपी डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट अब सारे आपके शिफ्ट हो जाएंगे सीपीसी में। ऑल ओवर इंडिया के नॉन एसटीपी डॉक्यूमेंट्स आपके सीपीसी में शिफ्ट हो जाएंगे। लोकल आरओसी के पास कोई 2-3-4 फॉर्म बचेंगे मुश्किल से। वो बचेंगे आपका रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कोई डिस्प्यूटेड केस है और आप रिमूवल कर रहे हैं तो लोकल आरओसी उसको चेक करेगा, या आपकी कोई मर्जर अमालगमेशन या इस टाइप की कोई रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपकी आरओसी को फॉरवर्ड करनी है, उससे रिलेटेड कोई फॉर्म है तो वो फॉर्म आपके आरओसी चेक करेगा। तो फ्रेंड्स, बचे हुए सारे काम आपके जुरिडिक्शनल आरओसी के पास हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा इस मैकेनिज्म में, एक एक करके सारे काम लोकल आरओसी से शिफ्ट कर दिए। बहुत पहले सारे काम आरओसी में, नाम भी आरओसी में, कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी आरओसी में, कंपनी क्लोजर भी आरओसी में, और डे टू डे फॉर्म फाइलिंग भी आरओसी में, और अप्रूवल भी उन्हीं को करना। तो फ्रेंड्स, आरओसी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड स्टाफ है, तो वो उतना काम भी नहीं कर पा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने उन सब चीजों को लोकल आरओसी से शिफ्ट करके इन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया। उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, जैसा सतीश भाई साहब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि आरओसी खूब पेनल्टीज लगा रहा है, खूब प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर रहा है, या खुद स्क्रूटनियां कर रहा है। तो ये सारी प्रोसेस शिफ्ट करने का सोल ऑब्जेक्टिव है लोकल आरओसी को फ्री करना, ताकि वो आपकी स्क्रूटनीज कंडक्ट कर सके, आपके इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सके। फ्रेंड्स, अगर आप जयपुर के कंटेक्स्ट में बात करो, राजस्थान के कंटेक्स्ट में बात करो, तो राजस्थान में 40,000 करीब कंपनीज है जो कि रजिस्टर्ड हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग सब मिला के। तो अगर आप 40,000 कंपनीज की बात करो और अदर देन स्मॉल कंपनी को भी इसमें कवर करो, और आप 2% कंपनी ले लो उसका, और 2% की बजाय आप 1% भी कंपनी ले लो, तो 400 कंपनीज ऐसी होगी जो आपकी इस स्क्रूटनी के रडार में आ जाएगी, जो आज तक स्क्रूटनी हो ही नहीं रही। अभी तक प्रैक्टिकली आरओसी जयपुर को 10-20 कंपनियों की स्क्रूटनी करता है, वो भी किन केसेस में, जहाँ कोई एसएमई आईपीओ आया, या कोई कंप्लेन का मैटर है, या कोई और कोई इशू है, उन्हीं कंपनियों में आरओसी स्क्रूटनी कर रहा है। अदरवाइज रूटीन में आरओसी कोई भी स्क्रूटनी नहीं कर रहा। तो अब जो ये नया मैकेनिज्म आ रहा है, उसमें आरओसी स्क्रूटनी ही करने वाला है। आरओसी का सोल काम यही रहेगा, वो आपको नोटिस दे दे के बुलाएगा और उनकी स्क्रूटनाइज करेगा और उसकी पेनल्टीज आप पे इम्पोज करेगा। फ्रेंड्स, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आरओसी में पेनल्टीज का क्वांटम बड़ा हैवी है, और जो एडजुडिकेशन करके आरओसी पेनल्टी इम्पोज करता है, उसमें आरओसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। वहां एक्ट के उस पर्टिकुलर सेक्शन में एक लिमिट दे रखी है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सो एंड सो सेक्शन दिस मच ऑफ पेनल्टी विल बी इम्पोज। तो यहाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्वांटम क्या है, आपका डिले कितने दिन का है, आपका ऑफेंस किस टाइप का है, आरओसी को अगर वो पेनल्टी इम्पोज करनी है तो वही पेनल्टी आरओसी इम्पोज करेगा। वो आपको कोई डिस्क्रिशन, अपना कोई डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता। कोई वो चाहे कि आपकी पेनल्टी कम कर दे तो वो पेनल्टी कम नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस स्टेज पे ये रिक्वायरमेंट है हम प्रोफेशनल्स के पार्ट पे, कि हम ऐसी कोई मिस्टेक ना करें फाइलिंग करते वक्त, या रूटीन में कंपनी बनाते वक्त, या हम बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते वक्त, जिससे कि हमारे क्लाइंट को नोटिस आए और उनको तकलीफ हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉर्म्स फाइलिंग की, कि रूटीन में कंपनियों को कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करने होते हैं विद आरओसी। आपका एओसी 4 फाइल करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग का। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी आप पे एप्लीकेबल है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सब कंपनियों पे फॉर्म एप्लीकेबल है। आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, दैट विल बी फाइल्ड इन एमसीटी 7 इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, और एमसीटी 7 इन केस ऑफ अदर देन स्मॉल कंपनी। आपको केवाईसी करना है टिन का, एवरी ईयर करना है, हर इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना है, ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपको डीपीटी 3 फाइल करना है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का फॉर्म फाइल करना है वंस इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, क्या कोई चेंज उसमें कभी होता है तो वो करना है। आपको CHG 1 क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, इसका फॉर्म फाइल करना है। CHG 4 आपको फाइल करना है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का। DIR 12 आपको फाइल करना है, आपके चेंज हो रहा है कोई डायरेक्टर में, आपका डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, रेगुलराइज हो रहा है, आपका रिजाइन कर रहा है, या आपके कोई KMP अपॉइंट हो रहा है, लाइक CS अपॉइंट कर रहे हैं, MD अपॉइंट कर रहे हैं, CF अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपको DIR 12 फाइल करना है। आपको MSME 1 फाइल करना है। ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ दी कंपनियां ये फॉर्म फाइल नहीं कर रही है। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया,
इसका रीजन ये है कि अब करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 23-24, हम सब लोग टैक्स ऑडिट करते हैं। टैक्स ऑडिट में सेक्शन 43B में भी ये क्लोज ऐड हो गया कि आपको अगर आपने कोई MSME यूनिट को पेमेंट नहीं किया तो वो आपको रिपोर्ट करना है और उसको आपको 43B में डिसअलाउंस करना है। तो अगर आपका एसएससी क्लाइंट कंपनी है तो आपको चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप वहां दे रहे हैं, कहाँ 43B में दे रहे हैं, वो आपकी कंपनी वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से भी क्रॉस टैली हो। और हमें फाइनेंशियल ड्रॉ करते वक्त बैलेंस शीट के फेस पे भी ये चीज देनी होती है कि हमारे जो पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, वो MSME यूनिट को कितने हैं और अदर देन MSME यूनिट को कितने हैं। तो ये फॉर्म भी हमें भरना चालू कर देना चाहिए। आपको INC 22 फाइल करना होता है। ये उसी केस में जब आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन चेंज कर रहे हैं। MGT 14 इवेंट बेस्ड फॉर्म है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको MGT 14 फाइल करना है तो आपको फाइल करना है, अदरवाइज आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। SS7 आप कोई कैपिटल में चेंज कर रहे हैं तो आपको SS7 फाइल करना है। और पास 3 आपको फाइल करना है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के केस में। ये एक ब्रीफ लिस्ट है जो रूटीन में हम लोग फॉर्म फाइल करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म है, लाइक बैंक 2 है जिसके भी खूब नोटिस आए। ROC आपका DG ऑफिस दिल्ली ने सेंट्रलाइज नोटिस इश्यू किए और प्रेजेंटली लास्ट 3 दिन में उनकी एडवाइजरी भी आ रही है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर से ही उनकी एडवाइजरी आ रही है कि आपको बैंक 2 का फाइल करना है। पर बैंक 2 आपको तभी फाइल करना है जब वो फॉर्म आप पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज आपको उसको फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, अब एक एक फॉर्म, ये आपके फॉर्म फाइलिंग फीस है। एक चार्ट है जो मिनिस्ट्री ने दे रखा है कि आपको ये फाइलिंग फीस लगेगी। कैपिटल 200, 300, 400, 500, 600 और ये एडिशनल फी का चार्ट है। फ्रेंड्स, इस एडिशनल फीस में एनुअल फाइलिंग के डॉक्यूमेंट कवर्ड नहीं है। MGT 7 और AOC 4 इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एडिशनल फाइलिंग फी। आपका वहां 100 रुपीज पर डे का लेट फाइलिंग फी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैक्सिमम फिलिंग। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमें फॉर्म फाइल कैसे करने हैं। ये मेन जो हमने फॉर्म डिस्कस किए, लिस्ट डिस्कस की, हम एक एक फॉर्म थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमें इससे हेल्प हो जाए कि फॉर्म भरते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें AOC 4 की। सबसे मैंडेटरी फॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी, छोटी बड़ी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, सब में ये फाइल होगा। आपकी अगर कंपनी डोरमेंट कंपनी है, डोरमेंट कंपनी ऐसे डोरमेंट नहीं कि वो काम नहीं कर रही, डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जो सेक्शन 455 जो कंपनीज एक्ट का है उसके अंडर आपने उसको डोरमेंट डिक्लेयर करवा रखा है और उसके आपने प्रोसीजरल पार्ट पूरा कर रखा है। एक उस कंपनी को AOC 4 फाइल नहीं करना, उसके अलावा हर कंपनी को AOC 4 फाइल करना है। आपको AOC 4 CFS फाइल करना है। ये आपको तब फाइल करना है जब आपकी कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो रहा है, यानी कि आपकी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है या आपकी कंपनी का कोई जॉइंट वेंचर है या कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में आपका CFS प्रिपेयर होगा और आपको AOC 4 CFS यू हैव टू फाइल विद द ROC। फ्रेंड्स, AOC 4 XBRL फाइल होता है। XBRL फाइलिंग की कंडीशंस हैं, ये स्पेशल केसेस में आपका XBRL फाइल होता है। आपकी कंडीशंस हैं कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या वो किसी लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो आपका XBRL फाइलिंग में फॉर्मेट में आपके AOC 4 को फाइल करना है आपको। आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, और इन तीनों कंडीशन के बाद एक चौथी कंडीशन है कि आपका अगर कोई एक साल में आपके ऊपर XBRL फाइलिंग मैंडेटरीली एप्लीकेबल हो गई। मान लीजिए आपका मार्च 22 का टर्नओवर 100 करोड़ था, 120 करोड़ था और आप पे XBRL फाइलिंग एप्लीकेबल हुई, आपकी कैपिटल 5 करोड़ से कम है, आपकी लिस्टेड भी नहीं है और आप और भी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे और आपका मार्च 23 में टर्नओवर रिड्यूस होकर 70 करोड़ से रह गया, तो आप कहेंगे सब अब तो ये कंडीशन हम पे लगी नहीं थी, हमारी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो हमें XBRL काय को करनी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार XBRL के प्रीव्यू में आ गए तो आपको लाइफ लॉन्ग उस कंपनी को आपकी फाइलिंग XBRL में ही करनी है। ये स्पेशल आप ध्यान रखें कि आप एक बार XBRL में कवर हुए तो आप एवरी ईयर यू हैव टू फाइल योर AOC 4 इन XBRL फॉर्मेट। फ्रेंड्स, एक ये बात है रिपोर्टिंग ऑफ फिगर। मार्च 21 में गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने शेड्यूल 3 रिवाइज किया और शेड्यूल 3 रिवाइज करके इन्होंने हम पे एप्लीकेबल किया कि आपको बैलेंस शीट राउंडिंग में बनानी है। टर्नओवर के बेस पे आपको 100 के मल्टीपल में,
या आपको थाउजेंड के मल्टीपल में या लैक्स के मल्टीपल में आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। फ्रेंड्स इन्होंने वहां तो ये फॉर्म चेंज कर दिया, फॉर्मेट सारा चेंज कर दिया, बैलेंस शीट की सारी ड्रॉ करने की पैटर्न चेंज कर दिया। उसके पैरेलल इन्होंने AOC 4 में चेंजेस नहीं किए। AOC 4 जब आप बनाना चालू करते हैं, सबसे पहले उसमें लिखा है अमाउंट्स टू बी रिपोर्टेड इन एब्सोल्यूट नंबर। तो आपको यहाँ जो फिगर रिपोर्ट करनी है वो एब्सोल्यूट नंबर में रिपोर्ट करनी है। फ्रेंड्स लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में फिगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसको आपका गलती नहीं मानेंगे आपके पार्ट पे। यानी कि मिनिस्ट्री ने ये कहना चाहा कि अगर आपकी बैलेंस शीट राउंड ऑफ में बनी, 100 के मल्टीपल में या 1000 के मल्टीपल में बनी, तो आप AOC 4 में रिपोर्टिंग भी 1000 या 100 के मल्टीपल में कर देंगे तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे। पर फ्रेंड्स उसका साइड इफेक्ट क्या आया कि जो कंपनी का मास्टर डाटा है जो एमसी के पोर्टल पे हम सब लोगों को दिखता है, वो कहीं ना कहीं लिंक है हमारी इन फिगर से। हम यहाँ ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल के नंबर्स भरते हैं तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो कुछ प्रोफेशनल्स ने क्या करा, बैलेंस शीट क्योंकि थाउजेंड्स में ड्रॉ रखी थी तो उन्होंने AOC 4 भी थाउजेंड्स में फाइल कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने ये थाउजेंड्स में फाइल किया तो उनका ऑटोमेटिक मास्टर डाटा में कैपिटल रिड्यूस हो गया, वो 1000 के मल्टीपल में हो गया, जबकि वहां वो एब्सोल्यूट नंबर में है। तो उनका बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए उनको मिनिस्ट्री को बहुत सारे लेटर्स लिखने पड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा ओपिनियन, मेरा व्यू ये है कि हम जब AOC 4 फाइल करें तो हम रिपोर्ट जो फिगर रिपोर्ट करें वो एब्सोल्यूट नंबर में ही करें, उनको राउंडिंग ऑफ में नहीं करें। फ्रेंड्स इसी ढंग से AOC 4 में क्या हुआ, कारो 2020 आया, कारो पूरा पुराने कारो से चेंज हो गया और 22 की जो हमने इफेक्टिव रिपोर्टिंग करी उसमें हमसे कारो 2020 एप्लीकेबल था। और जब हम लोग AOC 4 फिल करते हैं तो उसमें पूछता है हमसे वो कि कारो एप्लीकेबल है क्या, और जैसे हम कहते हैं यस, तो उसमें वो 7-8 नो पॉइंट खोलता है कि आप इन पे पॉइंट करें, कमेंट करें कि ये फेवरेबल है, एडवर्स है या क्या है, इन पे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स जब इन्होंने कारो का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया और पैरेलली इसके वो चेंज नहीं करा, AOC 4 में कोरस्पॉन्डिंग चेंज नहीं करा, तो वहां भी हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें यही एडवाइस है कि वहां जो नो पॉइंट आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हम हमारे कमेंट डाल दें, बाकी चीज पे हम साइलेंट रहें। फ्रेंड्स ऐसा नहीं करने का मिनिस्ट्री का जो रीजन रहा वो रीजन ये रहा कि मिनिस्ट्री सब फॉर्म्स को V3 वर्जन में शिफ्ट करती जा रही है और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स अब V3 में शिफ्ट भी हो गए। एनुअल फाइलिंग भी इनको इस साल शिफ्ट करनी थी 23 की फाइलिंग के लिए, पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनका जो पोर्टल इन्होंने बनाया V3 वाला वो आज तक भी प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा और वहाँ बड़ी प्रॉब्लम स्टेक होल्डर्स को, हम प्रोफेशनल्स को फेस करनी पड़ रही है। तो उसके चलते मिनिस्ट्री ने इस एनुअल फाइलिंग को अभी नए वर्जन में शिफ्ट नहीं किया। तो मे भी मिनिस्ट्री इस चीज का वेट कर रही हो कि जब वो नए फॉर्म में डालेंगे तो ये सारे कोरस्पॉन्डिंग वो चेंजेस कर देंगे। तो एज ऑफ नाउ हम पे पुराना AOC 4 एप्लीकेबल है और पुराने AOC 4 को हमें पुराने AOC 4 के ढंग से ही फिल करना है। फ्रेंड्स बात आती है सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। तो जैसा मैंने पहले बताया कि स्मॉल कंपनी के केस में आपको कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगेन इस फॉर्म में आपको सर्टिफिकेशन स्मॉल कंपनी के केस में नहीं करना, खाली आप डायरेक्टर का डिक्लेरेशन लगा दें, उसका DSC लगाएं और आपकी डॉक्यूमेंट फाइल कर दें। अदर देन स्मॉल कंपनी के केस में प्रोफेशनली हमें सर्टिफाई करना है और ये डॉक्यूमेंट CA, CS और ICWA तीनों में से कोई भी इस फॉर्म को सर्टिफाई कर सकता है। अटैचमेंट का जो मेनली पार्ट है इसमें बोर्ड रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। फ्रेंड्स जो नोटिस ऑफ एजीएम जो हमने बात करी, हमें ड्रॉ करना है, हमें बनाना है और हम सब इसके साथ अटैच भी करते हैं। फ्रेंड्स AOC 4 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको नोटिस ऑफ एजीएम अटैच करना है। उसकी जो अटैचमेंट की लिस्ट है उसमें नोटिस ऑफ एजीएम अटैच करने के लिए एक साइलेंट है। तो अगर आप नोटिस ऑफ एजीएम अटैच नहीं करते तो ये आपका कोई भी नॉन वायलेशन नहीं है, आप बिना नोटिस ऑफ एजीएम के भी फाइलिंग कर सकते हैं। फाइलिंग में ये बोर्ड रिपोर्ट हमसे 2 बार अटैच करवा रहा है। एक बार तो ये ऊपर करवाता है कि आप सारे अटैचमेंट कर दें, बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपका ये ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा हूँ, और उसके बाद एक सेपरेट पॉइंट और पूछता है कि भैया आप बोर्ड रिपोर्ट अटैच करो। तो ये मिनिस्ट्री अननेसेसरी ड्यूल चीजें हमसे मांग रही है, और अगर हम ये ड्यूल चीजें नहीं लगाते और कभी हमारी फाइल का स्क्रूटनी होता है तो वो कहेंगे साहब आपने तो नॉन कंप्लाइंस कर दिया। तो एज ऑफ नाउ अपना सजेशन, हमारा सजेशन यही है कि हम दोनों चीजें लगाते रहें। मिनिस्ट्री में मैंने इस चीज का सजेशन भी पर्सनली भेजा उनको, जो ऑफिसर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि विक्रम आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ये नया फॉर्म हम रिलीज करेंगे उसमें हम ये चेंज कर देंगे कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपकी 2 बार आपको अटैच ना करनी पड़े। इस फॉर्म की फ्रीक्वेंसी है एवरी ईयर वी हैव टू फाइल दिस फॉर्म।
आपको फाइल करना है 30 days ऑफ एजीएम। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज नोट करें आप, AOC 4 के केस में टाइम लिमिट है 30 days ऑफ एजीएम, और MGT 7A के केस में टाइम लिमिट है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। तो यहाँ फ्रॉम और ऑफ का जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ क्या होता है, अगर आपका 30 सितंबर का एजीएम है तो आपको जब AOC 4 फाइल करना है बिना लेट फीस, तो आपके लिए लास्ट डेट हुई 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर क्यों हुई? क्योंकि आपको 30 दिन एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर कर देना है। तो आपकी एजीएम 30 सितंबर को हुई तो 30 सितंबर का डे भी काउंट होगा, और आपका 29 अक्टूबर को आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो 30 दिन गिनते हैं और 30 दिन मानते हैं कि 30 अक्टूबर तक हम इसका फाइल विदा एडिशनल फीस के कर सकते हैं। तो यहाँ नोट करें इस चीज कि 29 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू फाइल AOC 4। अगर आपने फाइल नहीं करा तो उसकी कॉन्सिक्वेंस यही है कि आपका 100 रुपीज पर डे का लेट फी एप्लीकेबल है, और अगर आप 3 साल तक कोई कंपनी अपनी इसका फाइलिंग नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसके सारे डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो 164 सबसेक्शन 2 की एक कंडीशन है, उसमें वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एज ऑडिटर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हम हमारी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नॉन फाइलिंग अगर आपने 3 साल कंटिन्यूस नहीं करी तो इज वन ऑफ द रीजन फॉर आपका डिस्क्वालिफिकेशन। और दूसरा जो मैंने एग्जेम्पशन की बात करी थी आपकी, एग्जेम्पशन स्मॉल कंपनीज को अवेलेबल है, वो उसी केस में अवेलेबल है जब आपकी फाइलिंग अप टू डेटेड है। मान लीजिए आप अपनी फाइलिंग नहीं कर रहे तो वो एग्जेम्पशन ऑटोमेटिक आपकी विड्रॉ हो जाएगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न की, जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है स्मॉल कंपनी का, तो आपको 7A फॉर्म फाइल करना है। ये अब्रीज फॉर्म है, अगेन जैसे अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट थी वैसे अब्रीज आपका फॉर्म है। एनुअल रिटर्न फाइल होती है, इसमें आपको अटैचमेंट क्या क्या करना है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आपको अटैच करनी है, मैंडेटरी है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स अटैच करनी है आपको, मैंडेटरी है। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर ट्रांसफर ऑब्लिक ट्रांसमिशन ऑप्शनल है, बट ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम लोग सब तैयार करते हैं इसको, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग हमारा MGT 7A फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन वो उसमें मांगता है। ड्यू डेट आपका 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम है, जैसे मैंने आपको बताया 30 सितंबर के केस में आपका 29 या आपका नवंबर आएगा, क्योंकि 31 दिन अक्टूबर के हैं और 29 दिन आपके वो हो गए। प्रैक्टिसिंग CS के सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स नोट करें, और सारे फॉर्म तो CA, CS, ICWA तीनों सर्टिफाई कर सकते हैं, बट MGT 7 जो एनुअल रिटर्न है दैट कैन बी सर्टिफाइड ओनली बाय ए कंपनी सेक्रेटरी। आपका CA या ICWA उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंसेज अगेन वही है, आपके 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी, लेट फी और आपका डिस्क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स MGT 7 में आपको क्या करना है, MGT 7 में और सारी चीजें ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स लगानी है। लिस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर अगेन ऑप्शनल है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ ऑप्शनल है, क्योंकि वो फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन आपसे फिल करवा लेगा। आपको MGT 8 अटैच करना है। MGT 8 कब लगता है? MGT 8 कंप्लाइंस सर्टिफिकेट है। बेसिकली कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो CS इशू करता है, जो पुराने एक्ट में होता था, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जिसका टाइटल था, या उसका टाइटल आपका MGT 8 है। MGT 8 आपके एप्लीकेबल है कि आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो जनरली जिस टाइप की कंपनियों में हम काम करते हैं, कैपिटल 10 करोड़ नहीं होता, बट टर्नओवर बहुत सारी कंपनियों में 50 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि MGT 8 आपको CS से लेना है और वो आपको अटैच करना है। जब सेंटर ने स्क्रूटनियां चालू करी तो इस टाइप के भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिले और उन्होंने इन फॉर्म्स को रिजेक्ट किया, डिफेक्टिव मार्क किया कि आपने MGT 8 अप्लाई नहीं किया और उसके नॉन कंप्लाइंस कॉन्सिक्वेंसेज कंपनीज पे एप्लीकेबल हुए। ईयरली है। फ्रेंड्स MGT 7 और MGT 8 जो देना है, इसमें रिसेंटली जो चेंज हुआ, जो इंपॉर्टेंट चेंज है जो इस साल की फाइलिंग पे एप्लीकेबल है, वो चेंज क्या है कि यहाँ जो CS सर्टिफाई करेगा वो CS या CS फॉर्म पीयर रिव्यूड होनी चाहिए। आपके पहले तक क्या था, कोई भी प्रैक्टिसिंग CS इस फॉर्म को सर्टिफाई करने की कैपेसिटी रखता था और वो उसको CS इसको सर्टिफाई कर सकता था। पर अब लो चेंज हो गया। अब CS इंस्टीट्यूट ने ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी कि अब जो MGT 7 और 7 और MGT 8 जो सर्टिफाई होगा
वो पीयर रिव्यूड सीएस या पीयर रिव्यूड सीएस फॉर्म में इशू कर पाएगी। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि किसी सीएस को ध्यान नहीं रही चीज वो सर्टिफाई कर दे तो अगेन इट विल बी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ अगेन कंपनी ऑल्सो, ये फॉर्म आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, लिस्ट ऑफ ट्रांसफर्स में क्या क्या लिस्ट देनी है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने बनाई है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग खाली सीएस का काम नहीं कर रहे, हमें खाली एनुअल फाइलिंग से मतलब नहीं है, हम इन कंपनीज का ITR 6 भी फाइल करते हैं। और एज यू ऑल ऑफ नो कि ITR 6 में बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगता है। वो हमसे पूछता है आप शेयर होल्डर का नाम दें, उसका पैन नंबर दें, उसका एड्रेस दें, उसकी होल्डिंग दें, कितनी % होल्डिंग है, क्या ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां मांगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जो आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं वही लिस्ट आप थोड़ी सी एनहेंस कर लें, उसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर लें, सो दैट जब हमारी टीम ITR 6 फाइल करे तो वो उसको हेल्प करे और उसको दोबारा से रीवर्किंग ना करनी पड़े, डुप्लीकेट वर्किंग ना करनी पड़े। ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, इसमें क्या क्या देना है, बेसिकली वो सब इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन MCT 7 ने भरते वक्त हमें उस फॉर्म में फिल करनी है। तो ये जब लिस्ट हमने बना ली और उसके हमने डायरेक्टर्स के साइन करा लिए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि डायरेक्टर्स ने साइन कर दिए फिजिकल उन पे, और फिजिकल साइन करा के हम इसको अटैच कर दें। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो जो डालनी है वो इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन की हुई है आपका। उसके बाद आता है फॉर्म ADT1। फ्रेंड्स, ADT1 की हम बात करें, ADT1 अगेन एनुअल फाइलिंग के टाइम ही जाता है। रीजन उसका ये है कि हम मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में हम ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो अपॉइंटमेंट हमारा होता है एट द टाइम ऑफ AGM, इसलिए ADT1 इज पार्ट ऑफ एनुअल फाइलिंग। तो फ्रेंड्स, इसका पर्पज है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर आपकी कंपनी में कोई ब्रांच ऑडिट हो रहा है और ब्रांच ऑडिट कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में हो रहा है तो आपको उसका भी ADT1 फाइल करना मैंडेटरी है। इसके साथ आपको अटैच क्या करने हैं, आपको रेजोल्यूशन, अब आपका बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ, आप फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करते हैं वो बोर्ड मीटिंग में करते हैं, उसके बाद के ऑडिटर सारे आपके EGM में अप्रूव या AGM में अपॉइंट होते हैं। तो आपका बोर्ड या मेंबर्स मीटिंग का जो भी रेजोल्यूशन है वो आपको अटैच करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कम कंसर्न लेटर ऑफ द ऑडिटर, रेस्पेक्टिव ऑडिटर जिसका आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं वो आपको राइटिंग में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कम कंसर्न लेटर देगा और वो लेटर आपका पार्ट बनेगा ADT1 का, आपको मैंडेटरीली इसके साथ अटैच करना है। और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो कंपनी ने ऑडिटर को दिया है वो भी आपको अटैच करना है। फ्रीक्वेंसी आपको वंस इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फाइल करना है, या आपके ऑडिटर में कोई चेंज हुआ, कोई ऑडिटर ने रिजाइन किया या कोई कैजुअल वैकेंसी हुई तो आपको ये फाइल करना है। फ्रेंड्स, जनरली हर फॉर्म की ड्यू डेट में फाइलिंग का टाइम हमें 1 मंथ मिलता है, 30 डेज का मिलता है। ये फॉर्म ऐसा है जिसमें हमें 15 डेज का टाइम मिलता है। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हमने 30 सितंबर को AGM करी और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी फाइलिंग हम 29-30 अक्टूबर तक आराम से कर लेंगे, और जब हम इसको फाइल करने लगते हैं तो पता लगता है एडिशनल फीस हमारी लग गई। तो यहाँ ध्यान रखें कि आपको टाइम जो ADT1 फाइल करने के लिए टाइमलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ने वो 15 डेज की टाइमलाइन है, उसके बाद आप पे एडिशनल फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करें DIR 3 KYC की, वेब बेस्ड। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही जनरल फॉर्म है, बड़ा ही छोटा सा फॉर्म है, आपको एवरी ईयर भरना है। जैसे 31 मार्च खत्म होता है ये फॉर्म पोर्टल पे 2-5 दिन में सिस्टम में आ जाता है। इसकी लास्ट डेट रहती है 30 सितंबर। एवरी ईयर आपको ये करना है। फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह की KYC के फॉर्म हमें भरने होते हैं। एक आपका सिंपल फॉर्म है DIR 3 KYC वेब बेस्ड। वेब बेस्ड कब होता है, जब आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही, आपका ना मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है ना आपका ईमेल आईडी चेंज हो रहा है, तो आप वेब बेस्ड KYC कर सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल सा और बड़ी लेस टाइम टेकिंग अफेयर है, आप इसमें वेब KYC कर लें। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में कोई चेंजेस हैं तो आपको DIR 3 KYC पूरा फॉर्म करके फाइल करना पड़ेगा, तो आपके ये नंबर, मोबाइल नंबर और आपका ये ईमेल आईडी अपडेट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अलावा कोई चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हुआ, आपको उसका यहाँ रिपोर्ट करना है, या आपका पैन नंबर में आपने कोई करेक्शन करा है, आपको रिपोर्ट करना है, नोट करेक्शन आपको करना है थ्रू DIR 6 न कि थ्रू DIR 3। और 6 के लिए टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी करें। आप आज का आपका पासपोर्ट आज रिन्यूअल हो गया या आप आज अपना DIR 6 KYC फाइल कर दें तो आपका वो इन्फॉर्मेशन वहाँ अपडेट हो जाएगी। इसकी गवर्नमेंट की जो फाइलिंग फीस है वो नील है, गवर्नमेंट इसकी कोई भी फाइलिंग फीस चार्ज नहीं कर रही।
आपने अगर इसको फॉर्म को टाइम पे फाइल नहीं करा या लेट फाइल करा तो उसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि जैसे ही 30 सितंबर आपका निकलेगा, निकलते ही आपका वो डिन नंबर डीएक्टिवेट कर देगा। सिस्टम पे आपका मैसेज आएगा कि दिस डिन इज डीएक्टिवेटेड, और आप उस दिन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और आपको उसको एक्टिवेट कराने के लिए 5,000 रुपए की पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। आप उसकी जैसे ही 5,000 रुपए पेनल्टी जमा करा के केवाईसी करेंगे तो आपका वो दिन एक्टिवेट होगा। फ्रेंड्स, इस बार क्या हुआ, जब हम लोगों ने दिन केवाईसी किया तो उसका सिस्टम क्या होता है, एक एसआरएन जनरेट होता है, और एसआरएन के बाद उस एसआरएन को जाके हमें पेमेंट करना होता है। हालांकि उसकी फाइलिंग फीस 0 है, पर जब हम उसका पेमेंट करेंगे तब जाके वो चालान जनरेट होगा, तब वो केवाईसी कंप्लीट होगी। तो हमारे सर्कल में कुछ सीएस के ऑफिस में आर्टिकल्स ने केवाईसी करी, तो वहां उन्होंने क्या करा, केवाईसी करी, एसआरएन भी जनरेट किया, पर उस चालान का पेमेंट नहीं किया, और उस चालान का पेमेंट नहीं करा। और अब जब उन्होंने फाइलिंग करनी स्टार्ट करी तो उनके सिस्टम पे शो हुआ कि सब दिस दिन इज डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ नॉन केवाईसी। तब उनको पता लगा कि सब ये हमने एसआरएन तक तो जनरेट किया, पर हमने इसका चालान जनरेट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखें कि ऐसे केस में क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। वो 5,000 रुपए पर दिन जो पेनल्टी हमें जमा करानी है वो आउट ऑफ पॉकेट एज प्रोफेशनल हमें ही करानी पड़ेगी। आप क्लाइंट को बोलोगे तो क्लाइंट, पहली बात, आप क्लाइंट को बोल ही नहीं पाओगे। दूसरा, आप उसको ये कह नहीं सकते कि साहब ये 5,000 रुपए आप दो। तो इस टाइप की मिस्टेक्स भी कई बार हो जाती है। तो हम केवाईसी करते हुए स्पेसिफिक ध्यान रखें कि भैया उसका चालान जरूर जनरेट कर ले, सो दैट ये 5,000 रुपए के लाइबिलिटी हम पे ना आए। फ्रेंड्स, एमएसएमई का फॉर्म हमने डिस्कस कर ही लिया था। ये हाफ ईयरली रिटर्न है, आपको 30 सितंबर और 31 मार्च दोनों पीरियड के लिए फाइल करनी है। फर्स्ट आपकी डेट है 31 अक्टूबर, और सेकंड आपकी डेट है 30 अप्रैल। फ्रेंड्स, आपकी फाइलिंग फीस अगेन इस गवर्नमेंट इस फॉर्म की कोई फाइलिंग फीस नहीं है, नील फाइलिंग फीस है। आप लेट भी फाइल करेंगे तो आप पे कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी, क्योंकि बेसिक फाइलिंग फीस ही नहीं है, तो एडिशनल फीस की बात ही नहीं है। आप नॉन फाइलिंग करेंगे तो एडिशनल फीस है नहीं। पेनल्टी इसकी कोई स्पेशल प्रिस्क्राइब पेनल्टी नहीं है। तो जनरल पेनल्टी जो है सेक्शन 450 में, वो आरओसी चाहे तो आप पे लगा सकता है एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ योर कंपनी। फ्रेंड्स, डीपीटी 3 फॉर्म ऐसा है जो फॉर्म में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने खूब चेंजेस किए। 22 में, अगस्त 22 में इस फॉर्म में बड़े मॉडिफिकेशन हुए, फॉर्मेट बड़ा चेंज किया। और दूसरी चीज कि अगर आपने पुराना कोई फॉर्म फाइल कर दिया, पुराना फॉर्म आपको 22 से पहले का भी फाइल करना है, और आज आप फाइल कर रहे हैं तो आपको नए फॉर्मेट में ही फाइल करना पड़ेगा। फ्रेंड, इस फॉर्म की एक खूबी और है कि अगर आपने एक बार ये फॉर्म फाइल कर दिया तो आप इस फॉर्म को रिवाइज भी नहीं कर सकते। आप चाहोगे आपसे कोई गलती हो गई, आप एक रिवाइज डीपीटी3 फाइल कर दो, तो वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। आपको पर्पज इस फॉर्म का रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, अगर आपने कोई डिपॉजिट लिए हुए हैं तो वो आपको रिपोर्ट करने हैं। आपने वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने हैं जो रूल 21C में कंसिडर नहीं होते एज डिपॉजिट। लाइक आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने कोई अदर कंपनी से लोन लिया हुआ है, इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन आपके हैं, जो सेक्शन 73 to 76 और इनके रूल्स पे ये माना गया है कि वो कंसिडर नहीं होंगे एज डिपॉजिट, वो आपको रिपोर्ट यहाँ करने हैं। इस साल तो जो चेंजेस किए फॉर्म में, वो मेन चेंज ये किया, पहले तो आपसे फॉर्म में ये मांगता था कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या वो दे दीजिए। तो कई बार क्या होता था, आपने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया और ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस इज 0। तो हम कहते थे भैया अब तो क्लोजिंग बैलेंस 0 है, फॉर्म फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। पर अब इन्होंने ये कॉलम ऐड किए कि आप ओपनिंग बैलेंस लिखें, अमाउंट टेकन लिखें, अमाउंट गिवन, अमाउंट रीपेड, अदर एडजस्टमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। तो अब ये सारे ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करने हैं। तो जो पहले हो रहा था कि आपने जो फॉर्म जो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर किए और क्लोजिंग बैलेंस नील था, उस केस में हम लोग फॉर्म फाइल नहीं कर रहे थे, तो वो कंडीशन अब आपकी चेंज हो गई। अब आपको उस केस में भी फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। इसी ढंग से इन्होंने इस साल एजिंग का क्लॉज डाला कि आपके जो भी ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो आप उसकी एजिंग करके दो। अप टू 1 ईयर कितनी है, 1 to 3 ईयर्स कितनी है, और मोर देन 3 ईयर्स कितनी है। ये दो रिक्वायरमेंट इन्होंने इस साल नहीं ऐड करी, जिसके चलते लोग खूब परेशान हुए और हम लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पर फ्रेंड्स, फॉर्मेट यही है, आगे आगे इन्फॉर्मेशन और डिटेल ही हमसे मांगी जाएगी। इन्फॉर्मेशन कोई कम होने का कोई भी यहाँ सिस्टम नहीं लग रहा। फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अटैचमेंट के नाम पे यहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऐसा फॉर्मेट कुछ प्रोफेशनल्स ने बनाया हुआ है कि एक्सेल में हम एक चार्ट बना लेते हैं और उस पर दो डायरेक्टर्स के साइन करा के उसको अटैच कर देते हैं।
कि भैया डायरेक्टर से वो एक वेटिंग होके आ गया, डॉक्यूमेंट इन्होंने चेक कर लिया। अगर आपने कोई डिपॉजिट लिया हुआ है, जैसे मेंबर से आपने जो लोन लिया हुआ है, दैट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। तो अगर ऐसा कोई आपका केस है तो आपको वो लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स आपको यहाँ अटैच करनी है। आपका ईयरली फॉर्म है, आपको 30 जून तक एवरी ईयर फाइल कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि भैया 30 जून तक प्रैक्टिकली बैलेंस शीट फाइनल नहीं होती, और पता लगा कि आपकी कोई फिगर चेंज हो रही है, आपका कोई हेड चेंज हो रहा है, आपका कोई क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है कि आपकी कंपनी में कोई नंबर चेंज हो सकते हैं, तो इन माय व्यू अपन को वो फॉर्म विद लेट फीस फाइल कर लेना चाहिए। पर फाइल तभी करना चाहिए जब आपकी बैलेंस शीट फाइनल हो जाए, उससे पहले उसको फाइल ना करें। आपकी ड्यू डेट गई, एडिशनल फीस लग रही है, कोई बात नहीं, वो कम कॉस्ट है। अगर आपने गलत फाइल कर दिया तो वो ज्यादा कॉस्टली आपके लिए रहेगा। सर्टिफिकेशन, पहले जब ये फॉर्म नया लॉन्च हुआ V3 पोर्टल पे, जब इन्होंने DPT3 लॉन्च किया तो टेक्निकल खामियां थी फॉर्म में, और इन्होंने उसको मैंडेटरी कर दिया कि इन एवरी केस सीए के सर्टिफिकेशन ये मांग रहा था। सीए कौन? जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। इसको और कोई प्रोफेशनल सर्टिफाई नहीं कर सकता, CS ICW नहीं कर सकता। सीए भी कौन? जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। तो इन्होंने जब नया फॉर्म लॉन्च किया तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया कि आपको हर फॉर्म के केस में नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जब इन लोगों को हमने बताया कि सर ये ऐसा तो लॉ का प्रोविजन ही नहीं है, तो इन्होंने जब सिस्टम अपडेट किया तो उस फॉर्म में वो चेंज किया, और अब आपको हर फॉर्म में ऑडिटर का सर्टिफिकेशन वो नहीं मांगता, वो सिर्फ उस केस में सर्टिफिकेशन मांगता है जहां आपके डिपॉजिट्स हैं, अलाउबल डिपॉजिट्स हैं या आपके एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हैं। किसी भी तरह के डिपॉजिट्स अगर है तो सीए का सर्टिफिकेशन, ऑडिटर का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आप पे कोई भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, DPT3 से रिलेटेड एक सवाल आता है कि साहब हमारी कंपनी नॉन वर्किंग है और हमारे DPT3 से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वेदर वी शुड फाइल द नील DPT3 और नॉट, हम नील का DPT3 फाइल करें या ना करें। तो साहब इस पे एक्ट साइलेंट है, एक्ट कुछ भी नहीं कहता इसकी फाइलिंग के लिए। पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपका नील का फॉर्म है तो भी आप उसको फाइल कर दें। उसका रीजन ये है कि उसको फाइल करने का कॉस्ट आएगा 300, 200 to 600 रुपीज। आप नॉर्मल डेट पे फाइल करेंगे तो आपकी मैक्सिमम फाइलिंग फीस आपकी कॉस्टिंग रहेगी। क्योंकि अगर हम फाइल नहीं करेंगे, अभी गवर्नमेंट जो स्क्रूटनी के क्राइटेरिया बना रही है तो वो कोई एक एक कंपनी को स्क्रूटाइज नहीं कर रही, वो कोई एक एक कंपनी का डाटा खोल के नहीं देख रही। व्हाट दे आर डूइंग, सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम एक लिस्ट जनरेट करता है। तो मान लीजिए कभी DPT3 का उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि स्क्रूटनी करनी है ऑन द बेसिस ऑफ DPT3, तो वो एक फिल्टर लगाएंगे कि सब किस कंपनी ने DPT3 फाइल किया और किस कंपनी ने DPT3 फाइल नहीं किया। तो अगर हमारी कंपनी ने DPT3 फाइल नहीं किया तो सिस्टम हमें एक नोटिस ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा कि सब आपकी कंपनी ने DPT3 फाइल नहीं किया। तो फ्रेंड्स उस चीज को हम, क्योंकि हम पे लागू नहीं था, तो हमें और नॉन कॉन्सिक्वेंस तो नहीं होंगे हम पे, पर हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना कि साहब हमने क्यों फाइल नहीं किया, हम पे क्यों अप्लीकेबल नहीं था। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप एक नोटिस का रिप्लाई देने जाएंगे और दूसरा कोई मुद्दा खुल गया तो उसकी परेशानी कितनी हमें होने वाली है। तो यहाँ मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपका, आप वो 300-400-500 रुपए की कॉस्ट से आपकी कंपनी का फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपकी कंपनी थोड़ी बहुत भी वर्किंग है और उस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकती है, तो वी शुड फाइल द नील DPT3 ऑल्सो। अगर कंपनी एकदम ही कोई ऐसी कंपनी है कि भैया वो तो अपनी ऑडिट फीस देने में ही परेशान कर रहे हैं या उनको वही देने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में बात अलग है, दैट कैन बी एन एक्सेप्शन। बट रूटीन में वी शुड फॉलो द पॉलिसी टू फाइल द नील DPT3 एज वेल। MGT14 है, MGT14 आपका इवेंट बेस्ड फॉर्म है। आपको कोई स्पेशल, आपने कोई काम किया, ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल बिजनेस है आपका, स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो आपको MGT14 फाइल करना है। लाइक आप नाम चेंज कर रहे हैं कंपनी का, कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, कोई आपको आर्टिकल्स में कोई अमेंडमेंट करना है, आपको कोई मेमोरेंडम में कोई अमेंडमेंट करना है, तो उन सब केसेस में आपको MGT14 फाइल करना है। अगेन इवेंट बेस्ड फॉर्म है, आपको कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आप साल में 4 बार चेंज करेंगे, आपको 4 बार फाइल करना पड़ेगा। आप 2 बार चेंज करेंगे, आपको 2 बार फाइल करना पड़ेगा। ड्यू डेट आपकी विद इन 30 डेज आपको फाइल करना है। आप नहीं करेंगे तो एडिशनल फीस तो स्लैब रेट पे लगी लगेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा नोट करें कि आपकी, जैसे मान लीजिए आपने MGT14 टाइम पे फाइल नहीं करा, तो एक तो कॉन्सिक्वेंस इसका ये हुआ कि एडिशनल फीस हम पे एप्लीकेबल हो गई स्लैब रेट के हिसाब से 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 13 टाइम तक जो भी अपना है।
इसके अलावा जो सेक्शन के प्रोविजन है, जिस सेक्शन में हमें एमसीटी 14 फाइल करना होता है, दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 117। तो 117 ये कहता है कि अगर आपने कोई फॉर्म विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करा, या जिस डेट पे आरओसी आपको स्क्रूटनाइज कर रहा है उस डेट तक भी फाइल नहीं करा, तो आरओसी आप पे उसके लिए पेनल्टी भी लेवी कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन एडिशन टू लेट फी, आप एडिशनल फीस देके अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं होंगे। आप पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पेनल्टी, स्लैब रेट के अलावा आप पे पेनल्टी भी आरओसी इम्पोज कर सकता है। फ्रेंड्स, चार्ज का फॉर्म मोस्टली सब वर्किंग कंपनीज में कोई ना कोई बैंकर का या कोई ना कोई सिक्योर्ड लोन एनबीएफसी से, बैंकर से, कहीं ना कहीं से होता है, और CHG1 हमें फॉर्म फाइल करना ही रहता है। फ्रेंड्स, CHG1 किस केस में फाइल होता है? जब आपने कोई लोन, फ्रेश लोन लिया, नया लोन लिया, या आपने कोई लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज किया, तो इन बोथ दी केसेस हमें CHG1 आरओसी के साथ फाइल करना है। फ्रेंड्स, आरओसी में CHG1 या CHG4 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का जो फॉर्म है, वो कंपनी ने फाइल करा कि नहीं करा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी होने लग गई, जब से शेड्यूल 3 रिवाइज हुआ है मार्च 22 से, जो इफेक्टिव था, कि अगर आपको कोई चार्ज क्रिएट करना था और आपने नहीं करा, तो आपको उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिपोर्ट करना है। और वहां अगर कोई ऐसी चीज कंपनी ने रिपोर्ट नहीं करी, तो एज ऑडिटर हमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट में देना है। तो फ्रेंड्स, CHG1 की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि आपको मैक्सिमम टाइम है 120 डेज का। अगर आप किसी कारण से 120 डेज में फॉर्म फाइल नहीं कर पाए, आपके कोई भी रीजन रहा और आप 122 डेज में फॉर्म फाइल नहीं कर पाए, तो आपका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप वो फॉर्म उसके बाद फाइल ही नहीं कर सकते। आपको सिस्टम किसी भी तरह से, आप चाहे अपील कर लें, चाहे आप डिले कंडोन के लिए चले जाएं, कुछ भी करें, आपको ये फॉर्म सिस्टम अलाउ करने ही नहीं देगा, और आपका ये डिफॉल्ट परमानेंट हो गया। तो चूंकि ये डिफॉल्ट परमानेंट हो गया, तो डिफॉल्ट को गुड ही नहीं कर सकते। तो जब कभी आरओसी इसको पकड़ेगा कैसे कि आपको खुद को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है कि साहब हमें चार्ज क्रिएट करना था और हम चार्ज क्रिएट नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिक वो आपकी बैलेंस शीट में जा रहा है, आपके फाइनेंशियल्स में जा रहा है। तो आरओसी कभी भी उसको स्क्रूटनाइज करेगा तो वो चीज के फेस पे दिखेगी। तो यहाँ आप स्पेशल केयर रखें कि आप चार्ज का क्रिएशन का फॉर्म, मॉडिफिकेशन का फॉर्म इमीडिएटली फाइल कर दें। दूसरा फ्रेंड्स, CHG1 से रिलेटेड एक गलती जो जनरली हम लोग नोट करते हैं, वो ये है कि आपका अगर व्हीकल के अगेंस्ट में कोई लोन है, आपने कोई व्हीकल लिया और व्हीकल फाइनेंस आपने कराया, तो जनरली लोग उसका चार्ज का क्रिएट नहीं करवा रहे, और उसका लॉजिक ये देते हैं कि साहब बैंक का उस पर प्लेज है, पर्टिकुलर व्हीकल पे ही हाइपोथिकेशन है, तो हमें चार्ज क्रिएट कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या हमने नहीं कराया तो क्या वायलेशन कर दिया हमने। फ्रेंड्स, नोट करें 1956 में इस टाइप के केस लॉस थे, इस टाइप के मैटर्स थे, जहां ये चीज कहीं ना कहीं मान ली जाती थी कि व्हीकल के केस में आपने चार्ज क्रिएट नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब से कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एज ऑफ नाउ प्रोविजन ये है कि आपको इन एवरी केस, अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया और कोई सिक्योरिटी कंपनी की दी है, तो व्हीकल चूंकि कंपनी का और आपने एज सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर दिया, तो कंपनी इज लाइबल टू क्रिएट द चार्ज विद आरओसी। फ्रेंड्स, नोट करें, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, बैंकर की नहीं है। बैंकर तो सिक्योर हो गया, उसने तो पर्टिकुलर व्हीकल पे हाइपोथिकेशन कर लिया, तो उसका लोन तो 100% सेफ सिक्योर है, उसका लोन कहीं नहीं जाने वाला। पर अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं करा और आरओसी का नोटिस आ गया, तो हमारे आफत 100% होने वाली है, ये भी तय है। तो ये दो गलतियों का स्पेशल ध्यान रखें इन केस ऑफ चार्ज, कि आप व्हीकल के केस में ध्यान रखिए, और 120 डेज की जो सीलिंग है उसका ध्यान रखें, सो दैट हमें न तो ऑडिट रिपोर्ट में कोई चीज लिखनी पड़े, ऐसा एडवर्स रिमार्क डालना पड़े, और दूसरा अगर हमने कोई ऐसा ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहा तो फिर क्लाइंट हम पे प्रेशर बनाएगा, साहब ये चीज नहीं लिखो, और कहीं ना कहीं हमें वो गलत रिपोर्टिंग करनी पड़े, तो वो सिचुएशन ही ना आए। इसलिए बेटर है कि हम उसका 120 डेज में चार्ज क्रिएट ही करा दें। आपका इवेंट बेस्ड फॉर्म है, आपको 30 डेज में फाइल करना है विद नॉर्मल फीस। अगर आप 30 डेज में नहीं कर पाते, तो आप पे कॉन्सिक्वेंस ये है कि एडिशनल फीस आप पे एप्लीकेबल होगी। यहाँ स्मॉल कंपनी के केस में आपकी एडिशनल फीस थोड़ी कम है, और अदर देन स्मॉल कंपनी के केस में ज्यादा है। स्मॉल कंपनी में मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ कि इतने दिन में इतनी पेनल्टी लगेगी, और 90 डेज के बाद आप डिले फाइल करेंगे तो आप पे एडवलरम फीस लगेगी, और वो फीस डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू लोन अमाउंट, और मैक्सिमम यहाँ क्वांटम दे रखा है स्मॉल कंपनी के केस में 1 लाख रुपए,
अदर देन स्मॉल के केस में आप जाएंगे तो आपकी नॉर्मल फीस की जो एडिशनल फीस है वो भी ज्यादा है, एडवलम फीस जो कंप्यूट करेगा सिस्टम उसकी भी रेट ज्यादा है, और जो मैक्सिमम फी है जो लोन अमाउंट के ऊपर फी जो लेट फी आएगी उसका क्वांटम भी स्मॉल में 1 लाख है और यहाँ 5 लाख रुपए का वो क्वांटम आप पे इम्पोज होगा। और पेनल्टी है सेक्शन 86 से गवर्न है, और ये पेनल्टी की आप पे क्वांटम है कंपनी पे 5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए। और ये चूंकि पेनल्टी है तो पेनल्टी है इसका मतलब आरओसी उसको इम्पोज करेगा, एडजुडिकेट करेगा आप, और आरओसी इसको कम नहीं कर पाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस पेनल्टी विल बी इम्पोज बाय द आरओसी। आपका चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, डिले कंडोन कराने का एज ऑफ नाउ कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम लोग मिनिस्ट्री से रेगुलर प्रोफेशनल हमारे लेवल पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम निकाले कि जो ये गैप आ गया 2 साल में जब से ये क्लोज आया है उसके बाद से जो चार्ज क्रिएट नहीं हो पाए उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम तो लाओ कि भाई एडिशनल फीस ले लो, आप कम ले ज्यादा ले, जो भी एक मुश्त फीस लेके आप इसको ऑप्शन दो। तो पता नहीं मिनिस्ट्री ऐसा ऑप्शन देगी कि नहीं देगी, ऐसा प्रपोजल पर उनके पास है, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी एक्ट में प्रोविजन नहीं है, ये वोलेशन है आपका। CHG4 के केस में आपका है कि जब आपने लोन रीपेमेंट कर दिया तो आपको जो चार्ज आपने क्रिएट कर रखा है उसको आपको सेटिस्फाई करना है। आपको एनओसी चाहिए होती है चार्ज होल्डर की, आपको 30 डेज में फाइल करना है। इस केस में आपको ऑप्शन है कि अगर आप 30 डेज में फाइल नहीं कर पाए तो विद इन 300 डेज यानी कि 270 दिन आपको एडिशनल मिलते हैं। आप विद नॉर्मल फाइलिंग फीस एडिशनल फीस के साथ आप 300 दिन तक फाइल कर दें, और 300 दिन के बाद आप अगर फाइल करना चाह रहे हैं तो आरडी के पास जाके डिले कंडोन करा लें। रीजनल डायरेक्टर जैसे अपने राजस्थान के रीजनल डायरेक्टर अहमदाबाद बैठते हैं, उनका एक ऑनलाइन मैकेनिज्म में आप एक ऑनलाइन फॉर्म फाइल कर दें और ऑनलाइन फॉर्म के बेस पे वो आप पे पेनल्टी इम्पोज कर देंगे। वो पेनल्टी आप जमा करा दें तो आप पे CHG4 का काम निपट जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो हमें वर्किंग करते वक्त आरओसी की कंप्लाइंस करते वक्त आरओसी के पॉइंट्स में ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आपकी जब नई कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन की हम बात करें, आपका नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और फाइनेंशियल ईयर की बात करें और मैं इसको कंपेयर करूंगा 1956 से। आपका एग्जांपल लें कि आपकी कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई। मान लीजिए मेरी कंपनी 10 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई, उसके बाद मेरा पहला साल खत्म, पहला मार्च आ रहा है 31 मार्च 23 को। तो सवाल आता है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 23 को खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। फ्रेंड्स यहाँ नोट करें कि पुराने एक्ट में कंपनी के पास ऑप्शन था कि वो इस केस में चाहती तो मार्च 23 को भी अपना पहला साल खत्म कर सकती थी और चाहती तो मार्च 24 को भी कर सकती थी 15 महीने का बेनिफिट लेते हुए, और उसके अकॉर्डिंगली वो एजीएम करती। पर फ्रेंड्स जब से नया एक्ट आया और ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इनमें इस सेक्शन में इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि आपका अगर 1 जनवरी के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो आपका फर्स्ट ईयर उस पर्टिकुलर 3 महीने बाद जो 31 मार्च आ रहा है उसको खत्म नहीं होगा। इसी एग्जांपल की मैं बात करूं तो मेरा फर्स्ट ईयर 31 मार्च 23 को खत्म नहीं हो सकता, मेरा फर्स्ट ईयर 31 मार्च 24 को ही खत्म होगा। उसके अकॉर्डिंग ही मैं एजीएम कंडक्ट करूंगा। मेरी आपके जो और अलाइड एक्ट हैं जो आप पे एप्लीकेबल है, लाइक आपका इनकम टैक्स, आपका जीएसटी, आपके और अदर जो भी एक्ट हैं उनके लिए आपका मे बी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 23 को एंड हो जाए, पर यहाँ आपका 31 मार्च 23 को एंड नहीं होगा। आपका यहाँ स्पेसिफिकली ईयर एंड होगा 31 मार्च 24 को। फ्रेंड्स आपकी नई कंपनी बनी तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश करने के 2 तरीके हैं। या तो आप कंपनी बनाते वक्त ही अपना परमानेंट एड्रेस दे दें, अगर आप कंपनी बनाते वक्त परमानेंट एड्रेस नहीं देते, कम्युनिकेशन एड्रेस ना देते हैं, तो आपकी कंपनी कॉर्पोरेशन के आफ्टर 30 डेज, विद इन 30 डेज आप ये INC 22 फाइल कर दें और रजिस्टर्ड ऑफिस अपना सेट कर लें। INC 20A फाइल करना है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म। बहुत पहले ये फॉर्म एप्लीकेबल हुआ करता था खाली पब्लिक कंपनियों पे, पर अब ये फॉर्म एप्लीकेबल है हर एक कंपनी पे इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी, वो प्राइवेट है, पब्लिक है, छोटी है, बड़ी है। आपको ये फाइल करना मैंडेटरी है। आपको मैक्सिमम विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज आप इसको फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइल करेंगे तो आप पे और नॉन फाइलिंग के कॉन्सिक्वेंस आ जाएंगे। फ्रेंड्स इसको ना फाइल करने का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप जब तक INC 20A फाइल नहीं करते
तब तक कंपनी कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकती, ना वो किसी से लोन ले सकती है, ना वो कोई सेल परचेज कर सकती है, ना वो कुछ काम कर सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाई, पैन नंबर आ गया, इधर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल ही नहीं करा। तो सर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ। आप यहाँ ध्यान रखें कि आप पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करें, उसके बाद आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करें। इसी ढंग से अगर आप 6 महीने में फॉर्म को फाइल नहीं करते तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं सुओ मोटो। 6 महीने में आपने INC20 फाइल नहीं करा तो क्यों ना आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाए। और आप लोगों को ध्यान होगा, 1 साल 1.25 साल पहले आरओसी जयपुर ने करीब करीब 1200 कंपनियां ऐसी बंद करी जिन कंपनियों में INC20 फाइल नहीं था। फ्रेंड्स, उसके बाद आपका आता है ADT1 फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट का। ये फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होता है बोर्ड मीटिंग में। आप चाहें तो फॉर्म फाइल करें, चाहे तो ना करें, पर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपका ऑडिटर फाइनल है, आपको किससे ऑडिट करानी है कंपनी को, तो आप इस फॉर्म को फाइल कर दें। आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कंपनीज एक्ट में पूरे खर्चे फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करने होते हैं एज पर 26, और इनकम टैक्स एक्ट में वो खर्चे में 1/5 एवरी ईयर अलाउड होते हैं एज पर सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के। तो ये थोड़ा सा इसका भी हम ध्यान रखें, कई लोग वहाँ इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हुए यहाँ भी खर्चों को उसी ढंग से राइट ऑफ कर देते हैं। आप जब फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसकी बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हैं, थ्योरेटिकली कंपनी को बनानी, प्रैक्टिकली हम बना रहे हैं, तो वहाँ आप प्रीवियस ईयर की फिगर नहीं देंगे। और जब मार्च 24 का बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे तो आपका ईयर होगा 10 जनवरी 23 टू 31 मार्च 24। तो आप वहाँ नोट्स में डिस्क्लोजर दे दें प्रॉपर्ली कि आवर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन सो एंड सो डेट and our first year is completed on this date and the financials given in this report represent the period from this date to this date, ये आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दें। उसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कंपनी के कोई भी कम्युनिकेशन में, कोई भी मैटर में जहां आप डायरेक्टर का नाम लिख रहे हैं XYZ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वहां आप उसका डिन नंबर जरूर मेंशन करें। ये एक्ट की रिक्वायरमेंट है। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं आरओसी की, उनको ध्यान होगा लास्ट ईयर सितंबर में आरओसी अहमदाबाद ने एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया स्मॉल कंपनी का जिसकी कैपिटल 1 लाख रुपए थी। उस कंपनी पे 6.5 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन मेंशनिंग ऑफ डिन नंबर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम उसका डिन नंबर मेंशन नहीं कर पाते। आप ये ध्यान रखें कि डिन नंबर आप 100% मेंशन करें, अदरवाइज ऐसी चिट्ठी हमारे केस में भी आ सकती है। एक फ्रेंड्स, जब हम आरओसी में कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट को एक्सेल को बनाया, उसमें एसटी टाइप किया, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया और उसके UC4 MGT7 या पर्टिकुलर फॉर्म के साथ अटैच कर दिया। फ्रेंड्स नोट करें, ये पुराने एक्ट में परमिसेबल था कि आपने कोई चीज एसडी करके आपने अटैच कर दी, दैट वाज अलाउड। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से आपको ये परमिशन नहीं है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट एसडी करके लगाएंगे तो वो फॉर्म ये माना जाएगा कि आपने फॉर्म फाइल नहीं किया, वो फॉर्म आपका नल एंड वॉइड रहेगा। तो आप उस पर फिजिकल साइन पुट करके उसको प्रॉपर्ली स्कैन करें, एक ऑप्शन ये आपको अलाउड है। दूसरा ऑप्शन आपको ये अलाउड है कि आप उसमें डायरेक्टर्स का और अपना डिजिटल सिग्नेचर पुट कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, डिजिटल सिग्नेचर पुट करते वक्त आप एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप डिजिटल सिग्नेचर पुट करेंगे तो उसमें डेट और टाइम आएगा कि आपने किस डेट को कितने बजे आपने डीजीएसटी पुट करा है। तो मेनली जब हम बैलेंस शीट फाइल कर रहे हैं तो हमने बैलेंस शीट साइन करी 7 सितंबर की डेट में या 5 सितंबर की डेट में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमने जनरली साइन करी, और प्रैक्टिकली वो बैलेंस शीट बनी 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को या 20 तारीख को। तो गलती हमसे क्या होगी, अगर हमने उस पर डीएससी पुट कर दिया तो वो डीएससी दिखाएगा कि सर ये 20 तारीख को लगा, तो वो रिकॉर्ड पे आ गया कि हमने ये बैलेंस शीट बाद में प्रिपेयर करी है। आप डीएससी लगाएं, आपको एक्ट में बिल्कुल अलाउड है, बट आप ध्यान रखें कि डीएससी उसी डॉक्यूमेंट पे आप पुट करें जहां आपका पर्टिकुलर प्रेजेंट डेट में आपका काम आप कर रहे हैं। बैक डेट में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उस पर डीएससी ना लगाएं। आप कोई भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे आप एनुअल रिटर्न बना रहे हैं, आप स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड जरूर वेरीफाई कर लें, मिनट बुक्स और स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स आप वेरीफाई कर लें।
बात आती है मिनट बुक की, तो जनरली एक सवाल आता है कि सर छोटी कंपनियों में वर्किंग नहीं है तो हम बोर्ड रिपोर्ट, हम मिनट बुक बनाते ही नहीं है, क्लाइंट हमें फीस नहीं देता, हमें जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरा यहाँ पर्सनल एडवाइस है कि जहाँ कंपनी थोड़ी भी वर्किंग है या किसी कंपनी में दो ग्रुप इन्वॉल्व है, दो पार्टनर्स इन्वॉल्व है, वहाँ आप मिनट बुक जरूर बनवाएं। वहाँ आप ये गलती ना करें कि आप मिनट बुक नहीं बनवा रहे, क्योंकि कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो सीधा सीधा उस प्रोफेशनल को पार्टी बनाया जाएगा और उसी पे वो में आएगा कि सब आपने ये काम क्यों नहीं कराया, अब ये मिनट बुक कहाँ से बनेगी, ये साइन उसके नहीं है, साइन फर्जी है, उस बोर्ड मीटिंग में आया ही नहीं। तो आप यहाँ ध्यान रखें। दूसरा, जो 100% नॉन वर्किंग कंपनीज हैं, उस केस में आप मिनट बुक चाहे ना बनाएं अगर आपको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, पर आप वो मीटिंग्स की डेट जरूर बना लें जो आपको MCT 7A में रिपोर्ट करनी है, बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट करनी है कि इस डेट पे हमने ये काम किया और उस डेट पे हमारे डायरेक्टर्स लोकली प्रेजेंट थे। कहीं पता लगा कि आपने मीटिंग करी और आपका डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया था, तो आप उसको वर्चुअल मीटिंग का नोटिस भी नहीं दे पाएंगे, बैक डेट में ना आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक DSC जब हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टर्स का, मैनेजमेंट का, तो हम एक ऑथराइजेशन लेटर उनसे बनवा लें, क्योंकि अभी प्रेजेंटली मैनेजमेंट डिस्प्यूट के केसेस बहुत हो रहे हैं और डिस्प्यूट में पहली बात यही आती है कि साहब उसने डायरेक्टर हटा दिया या शेयर अलॉट कर दिए, तो मेरी तो कंसेंट ही नहीं थी साहब, DSC अपने हमारे CA साहब के पास रखा हुआ था, उन्होंने DSC पुट करके रिफॉर्म फाइल कर दिया, तो कंपनी गई, कंपनी में झगड़ा हुआ, सारी बात ठीक, वो हमें भी एक पार्टी बना लेता है कि साहब CA साहब की गलती है और CA साहब शुड बी पेनलाइज। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि अपन ऑथराइजेशन लेटर ले लें DSC यूज करने का, और कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, जैसे आपके डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं और आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वहाँ आप मैक्सिमम डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर की कंसेंट ले लें, तो दैट हम पे ऐसी कोई चीज कभी ना आए। रतन भाई साहब आप हैं अभी अवेलेबल स्क्रीन पे? रतन मैं हूं सर। जी, यस सर, आई एम हियर। बोलिए। हाँ, आपने आप 5 मिनट में टाइम खत्म दिया करें था सर, प्लीज, 6:45 पे 5 मिनट्स टाइम। 5 5 मिनट और दे रहे हैं, ठीक है, थैंक यू यस सर, सर। थैंक यू। उसके सर बाद हम एक क्वेश्चन जनरल आंसर लेंगे प्रोसीजर सर। में बात, ठीक है सर, ठीक है, मैं 5 मिनट में वाइंड अप करता हूँ सर। सर सर अब जनरल बात करते हैं, एक रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने की, इस पे भी ROC खूब नोटिस देता है। तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन हमें देनी है। एक तो हमारा जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है या हमारा वर्किंग प्लेस है कंपनी का, उसके बाहर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वहाँ आपको सिर्फ कंपनी का नाम और एड्रेस देना है, आपको सिन नंबर, ईमेल ID वो सब वहाँ देने की जरूरत नहीं है। आपको एड्रेस देना है, नाम देना है, और ध्यान रखें आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी देना है। जैसे मान लीजिए आप साउथ में कहीं हैं और आपने वहाँ हिंदी में लिख दिया तो वो उसको नहीं मानेंगे। एक्ट कहता है कि आप एक अंग्रेजी में दे दो और एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज में दे दो। आप कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर हेड है, बिल है आपके, या और ऑफिशियल कम्युनिकेशन एड्रेस है, वहाँ आपको नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा CIN नंबर देना है, कंपनी की ईमेल ID देनी है, वेबसाइट देनी है अगर है कोई है, फैक्स नंबर देना है अगर कोई फैक्स नंबर है, और आपको ये आपका सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट देना है, आपको ईमेल ID, फोन नंबर और आपका फैक्स और वेबसाइट अगर कोई है तो ये सब आपको मेंशन करना है। आप अगर आपकी कंपनी में वर्किंग वेबसाइट है, अगर आपकी कंपनी की ऑपरेशनल वेबसाइट है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लेटर हेड वाली तो वहाँ देनी है। उसके अलावा आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि आपकी कंपनी का कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, जिसको आप रिपोर्ट करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल दो, कंट्रोलिंग ऑफिसर बोल दो, या पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड बोल दो। आप उसका नाम दें और उसका कॉन्टेक्ट नंबर दें, ये आपको पोर्टल पे देना, आपकी वेबसाइट पे देना मैंडेटरी है। आपकी कंपनी ने अगर कोई अपना नाम चेंज किया है, अगर कंपनी ने नाम चेंज किया है, तो आपको नए नाम के साथ चेंज ऑफ नेम के अगले 2 साल तक पुराना नाम भी मेंशन करना है। जैसे आप लिखेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मरली नोन ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्मरली नोन एज ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको 2 साल तक देना मैंडेटरी है। अगर आपने बीच में नाम 2 बार चेंज कर लिया तो आपको तीनों नाम देने हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कंपनी ने 2 बार नाम चेंज किया तो आदमी FIFO बेटर से पहले वाले को हटा देता है। तो सर 2 साल तक आपको सारे नाम देने हैं जितने भी आपने चेंज किए। आपके कॉन्सिक्वेंसेज, नॉन कॉम्प्लाइंसेस क्या हैं? प्रैक्टिकली ROC में खूब हुआ है, आप एक नोटिस का रिप्लाई लेके जाते हैं, आपका लेटर हेड गलत है तो ROC कहता है ये नोटिस बाद में देखूंगा, सेक्शन 12 का नया नोटिस पहले ले ले, तेरा लेटर हेड इनकम्प्लीट है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये नहीं अपने पार्ट पे, मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। फ्रेंड्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये सब चीजें हैं जो रूटीन में हमें करनी चाहिए।
और 90% कंपनीज में हम लोग नहीं करते हैं, 90 नहीं तो 70% कंपनीज में तो हम लोग नहीं करते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी कंप्लाइंसेज हैं जो हमें टाइम रहते कर लेनी चाहिए। ये ना ही तो ज्यादा कॉस्टली अफेयर है, ना ही कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस है। आपकी शेयर इश्यू पे और शेयर ट्रांसफर पे जो स्टैंप ड्यूटी है वो भी गवर्नमेंट ने बहुत रिड्यूस कर दी। आप जब शेयर अलॉट करते हैं तो आप पे अलॉटमेंट की ड्यूटी है स्टैंप ड्यूटी 0.005%, यानी कि 1 लाख रुपए पे 5 रुपए। तो जनरली हमारी कंपनियां 1 लाख 2 लाख रुपए से बनती है, 10 लाख की भी आप बना लोगे तो आपको 50 रुपए का पेमेंट करना है, कोई एडिशनल कॉस्ट आप पे नहीं आ रही, तो आप ये पेमेंट जरूर करें। शेयर ट्रांसफर के केस में स्टैंप ड्यूटी की रेट है 0.015%, यानी कि 1 लाख रुपए पे 15 रुपए। पहले ये 0.25% हुआ करती थी, 1 लाख पे 250 रुपए। अब ये 1 लाख पे 0.015%, 1 लाख पे 15 रुपए। तो ये भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। ये शेयर सर्टिफिकेट की मैंने एलटीसी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे करना है। शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन के केस में आप ध्यान रखें कि पुराने एक्ट में जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी, पहले हम लोग आरओसी से एक फॉर्म लाया करते थे 7B, ग्रीन कलर का एक फॉर्म आता था जिसपे आरओसी की डेट होती थी, स्टैंप लगी हुई होती थी, एक्सटेंशन भी कराते थे, और नहीं मिलती थी तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर एक स्टैंप वेंडर बैठते हैं, उनसे हम बैक डेट की परचेज करके लाते थे। तो फ्रेंड्स अब वो सारे झमेले नए एक्ट में खत्म हो गए, अब ऐसा कोई झमेला नहीं है। सिंपल SH4 फॉर्म है, एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। आप उसका प्लेन पेपर पे A4 साइज पे ग्रीन पेपर पे जो आपको पसंद हो प्रिंट ले लें और आप उसको एग्जीक्यूट कर लें। न आपको आरओसी की कोई सील लगवानी है, न आपको ठप्पा लगवाना है, न आपको एक्सटेंशन करवानी है, न आपको बैक डेट की परचेज करनी है। तो सिस्टम चूंकि इतना लिबरलाइज हो गया तो इन चीजों की कंप्लाइंस हमें कर लेनी चाहिए। ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर डीड और अलॉटमेंट के शेयर में शेयर आपके शेयर सर्टिफिकेट, ये दो कंप्लाइंस मेरी एडवाइस में 100% कंपनीज को कर लेनी चाहिए। इससे हम लोगों को भी कुछ एडिशनल फीस मिलेगी, और फीस भी नहीं मिलेगी तो डिस्प्यूट के टाइम में हमारी कॉलर बची रहेगी। कहीं कोई हमारे नोटिस आएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेंगे। तो आप ये डॉक्यूमेंट बना के अपने रिकॉर्ड में ही रख लें, कंपनी को ना दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपनी सेफ्टी के लिए हम लोगों को प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। रतन वैसा जब बंद करना हो बता देना। वैसा टाइम हो गया, बस दिस इज टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर विद इन 1-2 मिनट्स टाइम, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। सर ये स्लाइड्स मैंने आगे की बना रखी है, मैं शेयर कर दूंगा। ये मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड की स्लाइड्स हैं, समराइज व्यू में बनाया हुआ है क्या क्या रिकॉर्ड हमें बनाना है। फिर मैंने एक LLP को भी कवर किया था, अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल रहा। LLP में मैं आपको ये बता दूं कि LLP में भी स्मॉल LLP का कंसेप्ट आ गया है, और वहां ये चेंज आया था अगस्त 21 में, और वहां स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है जिस कंपनी में, जिस LLP में कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है और टर्नओवर जिसकी 40 लाख से कम है, वो LLP स्मॉल LLP की डेफिनेशन में कवर होगी। और यहाँ स्मॉल LLP में बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये मैंने LLP के फॉर्म्स की लिस्ट बनाई है, ये फाइलिंग फीस की लिस्ट बनाई है। स्मॉल LLP को जो सबसे बड़ा फायदा है और जो LLP और कंपनी में जो डिफरेंस है वो ये है कि एनुअल फाइलिंग में कंपनी पे कोई कैप नहीं है मैक्सिमम फीस का, LLP पे कैप है। गवर्नमेंट ने LLP में कैप लगा दिया, और ये इसका चार्ट है। ये आपकी नॉर्मल फाइलिंग फीस का स्लैब है, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए पर डॉक्यूमेंट, और ये स्लैब बना दिया। ये स्लैब क्या है, आप 15, ये स्लैब कुछ वैसा ही है जैसा आपका सर्विस टैक्स में हुआ करता था। हमारे सर्विस टैक्स जब हम रिटर्न भरते थे तो इतने दिन की डिले में इतने रुपए की पेनल्टी, इतने रुपए में इतने रुपए की, वैसा सा कुछ चार्ट इन्होंने लगाया कि आप इतने दिन तक डिले करेंगे इतनी पेनल्टी, लेट फी इतने दिन में इतनी। और LLP स्मॉल के केस में यहाँ आपकी फाइलिंग फीस कम है, आपकी फाइलिंग फीस आधी है अदर देन स्मॉल के कंपैरिजन में। और यहाँ मैक्सिमम फाइलिंग फीस अगर आप 360 दिन के बियॉन्ड भी आप डिले करते हैं तो स्मॉल के केस में 10 रुपए पर डे का पैनल है आप पे बस, और अदर देन स्मॉल पे 20 रुपीज पर डे का पैनल है। तो ये एक बेनिफिशियल है LLP के केस में कि अगर आपकी 100-200 दिन कोई लेट भी हो गई तो आप पे बहुत ज्यादा बम नहीं फूटने वाला, आप पे 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से लेट फाइलिंग फीस लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं बंद करूंगा। ये एक चीज और, ये फाइनेंशियल ईयर का यहाँ ऑप्शन है LLP में। अभी अगर आपकी LLP 1 अक्टूबर के बाद बनती है तो 18 महीने का, जैसा कंपनी एक्ट में 15 महीने का पहले ऑप्शन था, वो ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है LLP में कि मैनेजमेंट चाहे तो 18 महीने के फर्स्ट ईयर को अडॉप्ट कर ले, या 18 मंथ का है, और चाहे तो वो 31 मार्च को, कमिंग 31 मार्च को अपना ईयर एंड कर ले। फ्रेंड्स इसी के साथ में ये कुछ जनरल पॉइंट्स आप देख लेना, मैं कंक्लूड करूंगा
और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबका कि आपने इतने पेशेंटली सुना। कुछ नेट का इश्यू था, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, ये कुछ मेरे बियॉन्ड कंट्रोल था। सर अब क्वेश्चन आंसर अपन ले सकते हैं। जी सर। Thank you, Vikram sir. Nicely explaining all the provisions and precautions. Very well deliberations. बहुत अच्छे deliberation. Now we take the question answer. जी सर। जिस भी पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन पूछना है सर, वो अनम्यूट कर ले अपने आप को। सर कोई क्वेश्चन अगर अभी नहीं हो, बाद में भी पूछना हो तो मेरा नहीं, 2-3 number और क्वेश्चन mail है सर ID मेरे पास में। वन क्वेश्चन इज ठीक है। दैट विक्रम सर कि जी बैंक सर। लोन, स्मॉल कंपनी में बैंक लोन की कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है सर। किसी भी एक्सटेंट तक ले सकते हैं, चाहे कैपिटल कितनी भी हो उसकी। बैंक की मर्जी है सर, बैंक देने वाला है, आप लेने वाले हो। कंपनी एक्ट में कोई लिमिट नहीं है। कंपनीज एक्ट में कोई वो नहीं है, बार नहीं, नहीं कोई है। लिमिट नहीं। ना ना सर, आप 2 करोड़ अनदर 10 करोड़ क्वेश्चन में- इज कि एफडीआर इन द नेम ऑफ द कंपनी इज प्लेस्ड विद द बैंक, तो चार्ज फाइल करना जरूरी है सर? करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। आपकी एफडीआर है, आप वहाँ एज सिक्योरिटी एफडीआर को दे रहे हैं, तो राइट। चार्ज शुड बी क्रिएटेड, चार्ज शुड बी राइट। क्रिएटेड। और अगर नहीं करते तो ऑफेंस माना जाएगा? यस सर, बिल्कुल दिस इज वायलेशन। एक केस ऐसा आता है जब कंपनी कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं है एक्सेप्ट एफडीआर? सर एफडीआर भी सिक्योरिटी है। एफडीआर की tangible से सिक्योरिटी, मतलब राइट। यहाँ एक केस ऐसा होता है साहब, जब आप कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं ना, कंपनी हाँ को सर। कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है, तो उस केस में अगर आपको आपका बैंकर फोर्स नहीं कर रहा, तो कंपनी एक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहां चाहे तो चार्ज क्रिएट ना करें, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी आपने नहीं दी। तो वो एक चीज ऐसी है जो मेरी ओपिनियन में एक्सक्लूडेड है। Sir, तो it doesn't corporate tantamount guarantee कि corporate guarantee means you are pledging all the security, you are guaranteeing for all the security. नहीं सर, ऐसा नहीं ले सकते। पर्टिकुलर एसेट आप कोई भी नहीं दे रहे सब। एफडीआर के केस में आप पर्टिकुलर एफडी दे रहे हैं। राइट। बट तो यहाँ सर कोई asset नहीं है। कॉर्पोरेट गारंटी में तो आपकी एंटायर एसेट्स इज लायबल टू पे। सर चार्ज क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कंपनी एक्ट में इसको वायलेशन नहीं माना गया सर। राइट, ठीक है पर सर। यहाँ बैंक प्रेशराइज कर देता है कि आप कराओ। राइट। यहाँ बैंक प्रेशर कर देता है तो ऑटोमेटिक करवा लेते हैं। राइट सर, राइट सर। सर, इन केस ऑफ एलएलपी इज चार्ज फाइल टू बी नेसेसरी? नो सर, नॉट नेसेसरी। नॉट कोई नेसेसरी। कंपल्सन नहीं है वहाँ, एलएलपी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, बैंकर्स करवाते हैं। बैंकर्स किस फॉर्म में कराएंगे सर? फॉर्म इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड देन। सर वही बता रहा हूँ, एलएलपी 8 फॉर्म जो है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, Yes. उसी में आप चार्ज क्रिएट करेंगे। उसी में बिल्कुल आप चार्ज उसी में क्रिएट चार्ज करें। यस सर। राइट। पार्टिसिपेंट, एनी अदर क्वेश्चन इज देयर? आई थिंक नो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है सर जो अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा, कि वो चाहते हैं कि कोई पुराना लोन है 10 साल पहले का, वो रीपेड हो गया था, उसका कोई करेक्शन का कोई मेथड है क्या? अभी वो चार्ज सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। लोन हैज बीन रीपेड इन लास्ट कोई 10 ईयर बैक। चार्ज क्रिएटेड है उसका। हाँ, चार्ज क्रिएट बोल रहा है, तो सर आप लेकिन लोन रिपेमेंट हो गया 10 साल पहले ही करीब। सर चार्ज क्रिएट हुआ, चार्ज तो सर लोन के टाइम पे हो गया था, लेकिन चार्ज सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं वही बता रहा हूँ सर, चार्ज क्रिएटेड है अभी आपकी क्वेरी चल रही है सर। जी सर। अभिनव जी वो चार्ज हमें सेटिस्फाइड तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज ऑफ इंडेक्स में शो हो रहा है, वो वेबसाइट पे दिखेगा। तो उसका तरीका, प्रैक्टिकल तरीका तो ये है कि बैंकर आपको करंट डेट में एनओसी दे दे, जो कई बैंक नहीं दे पा रहे, क्योंकि कुछ बैंक तो मर्ज हो गए। कुछ सरकारी बैंक है, आरएफसी है, रिको है, ये सब देते नहीं है। तो उनसे ये कर सकते हैं कि बैक डेट की वो एनओसी दे, आज आप फॉर्म फाइल करो और आरडी से उसका डिले कंडाउन करवा लो। आप डिले कंडाउन करवा लें, आपको चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन के केस में कंडोनेशन और डिले का प्रोसीजर आज भी अवेलेबल है, एक्ट इसको परमिट कर रहा है। ये सर आरडी कहाँ बैठते हैं सर? आरडी सर अहमदाबाद बैठते हैं, पर इस केस में आपको फिजिकल जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे CAG 4 फाइल करेंगे ना, सिस्टम आपको ऑटोमेटिक कहेगा सर डिले कंडाउन करा लें। तो उसका एक फॉर्म है CAG 8 आप फॉर्म फाइल करेंगे तो वो आरडी के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। फिजिकल अपीयरेंस की आपको जरूरत नहीं है, कोई हियरिंग नहीं होगी आपकी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पार्टिसिपेंट, एनी अदर क्वेश्चन, काइंडली रेज योर हैंड्स। अशोक गुप्ता जी हैं सर लाइन पे बैठे। हाँ, अशोक कुमार जी, नमस्कार सर। प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके पास में पहले लैंड थी जो उसने सेल कर दी है, अब उसके पास बैंक बैलेंस है और शेयर कैपिटल है और अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर है। अब वो कंपनी को क्लोज करना चाहता है, कैसे करे? सर
कंपनी को क्लोज करने के लिए अगर आप सीओ मोटो क्लोजर में जाना चाहते हैं, आरओसी से करवाना चाहते हैं, तो उसका एक ही प्रोसेस है। उसकी एक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, कि योर असेट एंड लायबिलिटी शुड बी नील, यानी कि आपकी जितनी पेड अप कैपिटल है उतना का उतना आपका नेगेटिव रिजल्ट हो, नेगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस हो। तो मान वो लीजिए आपकी 1 लाख, तो आपके केस में चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी है, रिजर्व का बैलेंस भी आपका नेगेटिव नहीं है, तो आपको सर एनसीएलटी का रूट अडॉप्ट करना पड़ेगा। एनसीएलटी में पेटिशन लगा के और वाइंडिंग अप की प्रोसेस हमें करवानी पड़ेगी सर। अच्छा, तभी हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी लैंड सेल का कैपिटल गेन भी आया हुआ है, तो वो सब रहेगा, फिर सर, तब तक पैसा रखना पड़ेगा हमें। बड़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊं इसका, अगर आपकी और कंडीशन पूरी हो तो आप इस कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर लें। एलएलपी में कन्वर्ट करके इनकम टैक्स की 47 की अपनी कंडीशन जो है, 3 साल तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब कंडीशन पूरी कर लें और 3 साल बाद आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके और सब फ्री हो जाए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दैट इज द वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो क्लाइंट को चाहिए और हमें भी चाहिए। ठीक, थैंक यू। No more question is there. I think we should end up. प्रवीण राठी साहब, आप हैं क्या? प्रवीण राठी जी? प्रवीण राठी जी नहीं है। Thank you so much, Vikram sir, for your nicely presentation and nicely deliberating. Not only the deliberation, you have taken care of the precautions to be taken care while submitting the forms. So we are grateful towards you, sir, for being with this evening. Thank you so much. And Thank you, sir. RTC Thank you. is grateful towards you, sir. Thank you, सभी participants. We are also grateful. We are also सर grateful आपके to all of the participants. शेयर कर दें है सर? रतन जी, पीपीटी हाँ, पीपीटी हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे हैं सर, पीपीटी सर, आप सब पीपीटी शेयर कर दें फॉर द बिल्कुल benefit of the all the participants. We will share to them. So बिल्कुल thank you so much. जी। Thank you, Thank Vikram you, ji. sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Yeah, sir. Thank we are ending the meeting. Thank you. you, sir.